हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए आइए, स्वागत है आप सभी लक्ष्यन बच्चों का। वो नहीं ऑन किया मैंने, स्लाइड मैप एक बार ऑन कर देता हूं। स्वागत है आप सभी लक्ष्यन बच्चों का 12th के रिवीजन सेक्शन में। ठीक है, तो 11th में काफी कर लिया हमने, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन तक पहुंच गए। रोटेशन एक बार हो जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे बेटा। लक्ष्य नीट 2024 सब्जेक्ट नहीं आ रहा, अरे यार यही तो प्रॉब्लम है, पहले ठीक कर लो यार रहता। लक्ष्य नीट 2024 फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, यकीन वालों को भगा दिया हमने, यकीन वालों को भगा दिया। क्रैश कोर्स लेक्चर है लेकिन कई लोग नेता है ना भाई साहब, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ कर ले रिवीजन। क्रैश कोर्स है लेकिन मेरे साथ साथ ही करना है तो मेरे साथ साथ कर ले, चल कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, चलिए आइए आइए आइए, चलिए आइए, चलिए आइए। तो आज का जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एसपीएस भी मिल जाएगा भाई, मेरे मिल जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहले हम शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में नाली कंसेप्ट से। देखो बेटा, ये एक तुम्हारा कोई चार्ज है और इस चार्ज को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिलता है dq बाई dt। ये क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस करंट मिलता है I। मतलब स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ इज नथिंग बट करंट, हाँ कि ना? स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ इज करंट, मतलब चार्ज टाइम ग्राफ, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? करंट। चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? करंट। और अगर आप गलती से करंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? नाली मिल जाएगा। करंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नाली मिल जाएगा। तो करंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। करंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ आईटी ग्राफ क्या होता है? स्लोप ऑफ आईटी ग्राफ क्या होता है? नाली। अगर आप करंट को इंटीग्रेट करेंगे I इंटू डी टी तो आपको मिलेगा बेटा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज नहीं, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। और एरिया ऑफ आईटी ग्राफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ आईटी ग्राफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ आईटी ग्राफ हो जाएगा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। और अगर आप चार्ज ग्राफ टाइम का एरिया देखें, एरिया ऑफ क्यूटी ग्राफ, एरिया ऑफ क्यूटी ग्राफ क्या मिलेगा? नाली। बोलो नाली कंसेप्ट टोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार बच्चे क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे भूल जाते, अरे क्रैश कोर्स डाला तो है यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी आए हैं पढ़ने, ग्रेविटेशन का कर भाई तो मैं सर फोड़ लूंगा अपना जब 11th कराओ तो कहेंगे नहीं 12th कराओ, जब 12th कराओ तो कहेंगे नहीं 11th कराओ। बेटा जितना कराते जा रहा हूं ना, बहुत मेहनत लगता है कराने में, कर ले। और क्रैश कोर्स का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड। अब कौन सा क्रैश कोर्स का लेक्चर? कौन सा क्रैश कोर्स का लेक्चर भाई? सारा तो अपलोड करा दिया है। चल रुक जा मैम, रे ऑप्टिक्स को छोड़ करके क्रैश कोर्स के लेक्चर कौन सा लक्ष्य में अपलोडेड नहीं है? कोई चैप्टर है जो लक्ष्य में अभी अपलोडेड नहीं है? एक बार चेक करिएगा प्लीज। चलिए, तो देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। बताइए बताइए बताइए, बहुत इजी है। चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा। चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट होगा, करंट का स्लोप नाली मिलेगा, करंट का डिफरेंशिएशन नाली मिलता है। करंट का इंटीग्रेशन फ्लो ऑफ चार्ज मिलेगा। करंट टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ इज टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज टाइम ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा? नाली मिलेगा। समझ गए? बाउंड्री लाइन आप समझ रहे? बाउंड्री लाइन समझ रहे? अच्छा, वेव ऑप्टिक्स नहीं अपलोड हुआ, ओके वेट। मैम क्रैश कोर्स के लेक्चर का मॉडर्न फिजिक्स अपलोड करा दीजिए, क्रैश कोर्स के लेक्चर का मॉडर्न फिजिक्स अपलोड करा दीजिए एक बार।
और रे ऑप्टिक्स मैंने पढ़ा दिया है पूरा, रे ऑप्टिक्स। चलिए कोई बात नहीं, ये ऐसे ही करते रह जाएगा, ना तो इसका बोर्ड में कुछ होने वाला है ना तो नीट में कुछ होने वाला है। स्पैमर इधर देख, चार्ज टाइम ग्राफ का अगर तुमसे पूछे एरिया, तो चार्ज टाइम ग्राफ का एरिया मतलब नाली। कैसे ये याद करोगे, कैसे समझोगे, समझो। पहले आता है चार्ज, फिर आता है करंट, पहले आता है चार्ज, फिर आता है करंट। अगर चार्ज से करंट की तरफ जाओगे तो डिफरेंशिएट करोगे, स्लोप मिलेगा। करंट से आगे जाओगे तो नाली मिलेगा। करंट से पीछे आओगे मतलब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो एरिया इसका फ्लो ऑफ चार्ज होगा, एरिया इसका क्या होगा, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा नाली। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्लोप होगा नाली। यहां पे इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा बेटा नाली, एंड स्लोप क्या होगा, करंट। स्लोप क्या होगा, करंट। देखो स्लोप क्या होगा, करंट। क्या क्लियर है ये बात, फटाफट बता दीजिए क्या क्लियर है एक बात, ठीक है। चलिए ये बात आपका बहुत क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं बेटा कि मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हमने, ये सिंपल सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। अगर आपने नो बैटरी कनेक्ट किया, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, बैटरी कनेक्ट नहीं किया, नो बैटरी इज कनेक्टेड। बेटा फ्लो में बहुत अच्छे तरीके से रिवाइजन करा रहा हूं, देखते चल। नो बैटरी इज कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स are free to move in random direction on a straight line path, on a straight line path, on a straight line। सारा लिख के रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में भी ज्यादा घुसेगा। मैं लिख के लाऊंगा कम घुसेगा, याद रखिएगा। मैं पहले से लिख के लाऊंगा बहुत कम घुसेगा, पहले से लिख के लाऊंगा बहुत कम घुसेगा। तुम्हारे सामने सारी चीजें लिखूंगा, तुम देखो अच्छे से, है ना। इसको विजुअलाइज करो, इसको मेमोराइज करो, मजा आएगा। इसका एवरेज जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड बहुत हाई होता है। लेकिन इसका एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, मीन वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये होगा 0। इसकी जो स्पीड होती है रूट अंडर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा बेटा, रैंडमनेस इंक्रीज होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बोलो आराम से सोच के बताओ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो स्पीड बढ़ेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे। हाँ भाई, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। मान लो स्पीड बढ़ गई तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। फिजिक्स में डेजी में 10 टू द पावर 3 है तो 10 टू द पावर 4 कर लो उसको, चलो वो एक ही बात है, लगभग इस ऑर्डर में होता है। 10 टू द पावर 3 to 4 कर लो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा, डिक्रीज क्यों हुआ, तो मान लो ये मीन फ्री पाथ है। अब स्पीड बढ़ गई तो जल्दी कोलिजन होगा। मान लो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगा तो मोर रैंडम कोलिजन्स होंगे, स्पीड बढ़ेगा तो मोर रैंडम कोलिजन होंगे। ये ऑर्डर है बेटा, ये 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड भी चलेगा। क्या ये बातें पता है। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो अंदर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में करेगा जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है, वेलोसिटी 0 होता है, और जो स्पीड है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आगे देखो, अब जब आप बैटरी लगा दोगे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, अगर आपने बैटरी लगा दिया, क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया, तो ये बैटरी आपने लगाया, इस बैटरी की कुछ ईएमएफ होगी, इसका कुछ लेंथ होगा L, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया होगी ये, तो इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। हायर बैटरी के टर्मिनल से लोअर बैटरी के टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप V/L कह सकते हैं। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा सर, फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फोर्स बटा मास। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ये आ गया तेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख कितना इजी है, बता
इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तो फोर्स कितना, फोर्स होता है क्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल ई कैपिटल ई फोर्स बटा मास क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आग लगा दे अगर कमेंट बॉक्स में तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया तो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया तो। अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत रैंडम मोशन में होते हैं, ये वैल्यू जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में आता है। सर ये एक्चुअल स्पीड से तो बहुत कम है। हाँ, इफेक्टिव मोशन इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे पीछे होने लगता है, इफेक्टिव मोशन इलेक्ट्रॉन का धीरे 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 क्या होने लगता है, पीछे होने लगता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू होती है NeAVD, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो I बराबर NeAVD बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं नीट में, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं नीट में, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं नीट में। I बराबर NeAVD और VD बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई M इंटू टाउ। क्या ये दोनों फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया? हाँ सर, दोनों फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एमआर स्टार फ्लो से, समय नहीं है, डायरेक्ट एमआर स्टार फ्लो। एक एमआर स्टार फ्लो आपको बताया था कि आप बेटा कंडक्टिविटी याद रखें। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी कंडक्टर में चार्ज को कंडक्ट कराने की जो क्षमता होती है इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, जो आता है Ne² टाउ बाई m। मास जितना ज्यादा होगा, किसका मास, चार्ज कैरियर का, यहां पे मास किसका है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। तो कंडक्टिविटी होगा Ne² टाउ बाई m। क्या होगा, Ne² टाउ बाई m। नीट 2023 में डायरेक्ट फॉर्मूला था, नीट 2023 में डायरेक्ट फॉर्मूला था, Ne² टाउ बाई m, Ne² टाउ बाई m। अब हम जानते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टेंस एक यूनिट वॉल्यूम का, ये क्या बोलोगे, रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मतलब ये क्रिस्टल की कंडक्टर की नेचर होता है, लेंथ और विड्थ का नेचर नहीं होता है, जो कि डिफाइन होता है 1/σ। सिग्मा है बेटा Ne² टाउ बाई m। तो तुम्हारा जो रेसिस्टिविटी हो जाएगा m बटा Ne² टाउ, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, m बटा Ne² टाउ, m बटा Ne² टाउ। सर जानते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, रो L बाई ए होता है। हाँ, रेसिस्टेंस होता है रो L बाई ए। रेसिस्टेंस के फॉर्मूले में रो को वैल्यू पुट कर दो, रो है m बटा Ne² टाउ, लिख लो m बटा Ne² टाउ, ये a और ऊपर l, ये एक्चुअल में रेसिस्टेंस आ गया। किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का जिसकी लेंथ बेटा L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M है, तो उसकी पूरी की पूरी क्या होगी, रेसिस्टेंस होगी। सर हम जानते हैं V बराबर बेटा IR होता है, जानते हैं क्या, हाँ सर V बराबर IR होता है। तो यहां से V बराबर I इंटू R की वैल्यू ये पुट करेंगे तो IML बटा Ne² ए इंटू टाउ छूट गया बेटा, ये टाउ छूट गया, तुम फोकस कर रहे हो क्या, टाउ छूट गया, हाँ टाउ छूट गया। तो ये हो जाएगा बेटा V बराबर IML बटा Ne² टाउ ए। अरे कुछ नहीं, V बराबर IR, आर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा IML Ne² टाउ ए, ये आ गया। ये जो है ना, ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और ये है सिंपल ओम्स लॉ या मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब ये एक्चुअल में जो डिफाइन होके आता है वो कहां से आया था, ये यहीं से आता है, I बराबर NeAVD और VD बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई बाई m इंटू टाउ। मोबिलिटी होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट दोनों पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि VD E के प्रोपोर्शनल है और ये VD बटा E है। VD की वैल्यू यहां पे रखोगे तो स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल ई बाई m इंटू टाउ, कैपिटल ऊपर कैपिटल नीचे कट जाएगा, तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से तुम डिफाइन करोगे तो J बराबर सिग्मा ई भी आता है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी सिग्मा ई, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इस बोर्ड पे कितने फॉर्मूले हैं बता, तो बहुत सारे, क्या कितने फॉर्मूले देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे एक और चीज देख, करंट डेंसिटी होता है बेटा करंट अपॉन एरिया। करंट को तू लिख सकता है I बराबर देख यहां पे लिखा है I बराबर NeAVD, करंट को लिखा I बराबर NeAVD, ए से कटेगा ये क्या बनेगा NeVD, ये करंट डेंसिटी है बेटा, ये करंट डेंसिटी। यहां पे VD की वैल्यू पुट करेगा तो J बराबर सिग्मा E आ जाएगा।
इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ई बराबर रोजे, ई बराबर रोजे। ले भाई, ले भाई, बता ये मजा आया कि नहीं, बोल। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। करंट डेंसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जैसे देखो आई बराबर होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट पर खोलोगे आ जाएगा जे ए कॉस थीटा। लो भाई, अब बोलो क्या ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे एकदम मुंह पे रहता है, जवान पे रहता है? बोलो हाँ कि ना। सारे फॉर्मूले एकदम तुम्हारे जवान पे रहता है, हाँ कि ना बोलो। बोलो सारे फॉर्मूले एकदम तुम्हारे जवान पे है कि नहीं? भाई बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, इधर भी है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, एक्सेलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई बराबर एन ई वी डी, और ये पूरा फॉर्मूला रहता है एकदम जवान पे। पूरी पीएचडी है इस पर, पूरी पीएचडी है। क्या बहुत अच्छे से फ्लो में करा? एक बार और कराऊं कि तुम कर लोगे ये बताओ? एक बार और कराऊं कि तुम कर लोगे ये बताओ? 1 मार्क क्वेश्चन बेटा, कैसे बातें कर रहे हो बेटा? यही तो 1 मार्क क्वेश्चन है ना, ये सारे फॉर्मूले 1 मार्क क्वेश्चन ही है। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच क्या रिलेशन है प्लीज बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया तुम्हारा, एम से रिप्रेजेंट करते हैं आई इंटू ए, और मैग्नेटिक फोर्स तो फोर्स है, क्यू वी भी होता है फोर्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट। 12th का क्यों कर रहे हो लोग, इसको बताओ 12th का क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कर लोगे भाई, तुम्हारे सामने सब किया है ना, कर लोगे ना, ठीक है। अब आगे, अब आते हैं एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस। पूरी गर्दा उड़ा देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बस तुम साथ बने रहो इसी एनर्जी के साथ। एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस की एनालिसिस करें। सर रेसिस्टेंस की कैसी एनालिसिस? भाई साहब कराया था, क्या कराया था? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इन दोनों का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है रो, तो आर बराबर हो जाता है रो एल बाई ए। यहां से हम कहते हैं कि अगर मैं लेंथ को, इस एरिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रो एल, एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। यहां से हम कहते हैं कि अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट मानता हूं, अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट रख के एरिया बढ़ाता हूं, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आता है, या रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर आता है। यहां से आप ये भी कह सकते हो फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर माइनस ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई 100। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। एरिया में 2% चेंज करूंगा, रेजिस्टेंस 2% चेंज होगा। अब यहां पे देखो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। अगर रेडियस को 2% चेंज करोगे, रेसिस्टेंस तुम्हारा 4% चेंज होगा। लेकिन ये सारी रिलेशन कब सही है? जब मैं लेंथ को कांस्टेंट रख के ये एनालिसिस करता हूं। अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम क्या करोगे, आर बराबर रो एल बाई ए में ऊपर ए से मल्टीप्लाई और नीचे ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा ये जो टर्म है ना बेटा, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम बटा ए स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट हो गया बेटा, हाँ। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर हो गया, हाँ। तो यहां से कह सकते हो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, और डेल्टा आर बाई आर 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। और ऑब्वियस सी बात है यहां पे माइनस ये बता रहा है कि एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ये बता रहा है। हाँ, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए बस, सब कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए बस। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं एरिया को कांस्टेंट रखूं, एरिया को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। यहां से डेल्टा आर बटा आर आप लिख सकते हैं डेल्टा एल वाई, ये बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होता है। डेल्टा आर बाई एयर बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो देखो अगर तुम लेंथ को 2% चेंज करोगे तो रेसिस्टेंस 4% चेंज होगा। अगर यहां पे तुम लेंथ को 2% चेंज करोगे तो रेसिस्टेंस सिर्फ 2% चेंज होगा। क्या इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको? ये कब लगेगा? जब एरिया कांस्टेंट रख के लेंथ चेंज करूं। ये कब लगेगा? जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के लेंथ चेंज करूंगा। ये कब लगेगा? जब मैं एरिया कांस्टेंट रख के लेंथ चेंज करूंगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
एरिया कांस्टेंट रख के लेंथ चेंज करूंगा। सवाल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बताइए ये पूरी पीएचडी है कि नहीं? अच्छा बताओ नीट में इस पे कितने सवाल पूछा है? बताइए। बताइए। चलिए 12th के लेक्चर जो आपके मिसिंग हैं मॉडर्न फिजिक्स के, वो आपके डल जाएंगे। अभी मैम का मैसेज है। हो सकता है मिसिंग रहा होगा, कुछ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एआई टेस्ट में हार्ड कहां से आएगा यार? भाई एआई टेस्ट में जो हार्ड आता है, मुझे बताओ 50 सवाल देते हैं, 50 में से कितने हार्ड होते हैं और कितने एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं? तुम ईमानदारी से बताओ कितने हार्ड आते हैं और कितने एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं? ये बताओ। यकीन में तो ना क्लास चल रही है, कौन करे कि नहीं? नूबी मैंने यकीन वालों को मना कर दिया था। बताओ कितने हार्ड आते हैं? चलो मैं बात करता हूं एआईटीएस की पेपर की। फालतू में हुआ बनाया हो तुमने एआईएटीएस। मुझे बताओ कितने ऐसे सवाल होते हैं जो घर आके, मैं बात कर रहा हूं पहले घर आके आप सॉल्व नहीं कर पाते हो एआईटीएस का? बताओ कितने ऐसे सवाल होते हैं जो घर आके आपसे सॉल्व नहीं हो पाता? बताओ ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 5-6 हार्ड होता है, ठीक है भाई। 5 to 6 क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। तो 50 में से वैसे भी 5-6 आपको नहीं करने हैं, 50 में से तो 45 ही करने होते हैं। 45 में से क्या 30 क्वेश्चन वन लाइन सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है? वन लाइन सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, 50 में से 30 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वन लाइन सॉल्यूशन होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वन लाइन सॉल्यूशन होता है, हाँ कि ना सर? ये तो है, 30 क्वेश्चन वन लाइन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये 30 कर ना, यहां से तेरा 150 नंबर 120 नंबर आ जाएगा। पहले ये 120 नंबर सिक्योर कर, उसके बाद तेरा 20 क्वेश्चन बचा, या 15 ही क्वेश्चन मानता हूं, चल तूने ऑप्शन हटा दिए, 15 क्वेश्चन बचा, तो 30 कैसे करना उस पर फोकस कर। ये 5-6 तू छोड़ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 50 में से 5-6 छोड़ दे, 30 पहले कर, उसके बाद जो 15 बचा है उसमें से 5-7 सवाल कर ले, 5-7-8 क्वेश्चन कर ले। ये कैसे होंगे उस पर फोकस कर। क्या ये सॉल्यूशन देख के समझ आ जाएगा? हाँ सर ये तो सॉल्यूशन देख के भी समझ आएगा। सर 4-5 क्वेश्चन होते जो सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आता, भाई उसको छोड़ दे। मतलब वो फालतू सवाल दिया हुआ है, किसी काम का नहीं है। जो तुमको सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं 50 में से 3-4 सवाल जो सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा है उसको गोली मार दे, और तू फोकस कर बाकी के 56 सवाल में से तू 30 एग्जाम में करके आ रहा है कि नहीं, 35 करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कैसे इंप्रूव होगा उस पर फोकस कर, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में आते हैं, हाँ ठीक है, 5-6 क्वेश्चन मैंने मान लिया फर्स्ट सेक्शन में आते हैं, तो 45 में से तूने 5-6 छोड़ दिया, 5-6 तूने छोड़ दिया, मैं मान लिया, तो बचा कितना सर? बचा 39। इस 39 में से तू 32 कर पा रहा है कि नहीं, ये बता। 39 में से तू 32 कर पा रहा है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं कि 45 में से चल तू 56 क्वेश्चन है, सॉरी 45 में से तुम्हें 5-6 छोड़ना है। मेरी बात समझ, मैं तुम्हें सही डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ। मैं कह रहा हूं कि आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, मैं 5 ऑप्शन को भी गोली मारता हूं, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन तू कह रहा है कि 5-6 बहुत टफ है, नहीं हुए, ठीक है, नहीं होने दे, नहीं हुआ तो बचा 39। इस 39 में से भी मैं 7-8 को गोली मारता हूं, मैं कहता हूं 32 क्वेश्चन तुमसे हुए कि नहीं। अब अगर ये नहीं हुआ तो उसका रीजन ढूंढ क्यों नहीं हुआ? अगर ये 32 क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसका रीजन ढूंढ क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ढूंढ। ये 5-6 को तो गोली मारी, ये तो छोड़, ये 5-6 तो मैंने हटा ही दिया, ये 5-6 हटाने के बाद भी 39 बचे। अब इस 39 में से तू 30 कर पा रहा है कि नहीं? देख कहां से कहां चला गया। अगर नहीं कर पा रहा तो उसमें तेरी गलती है बेटा, किसी की भी गलती नहीं है। उसमें एक एक लाइन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसमें तुम्हारी गलती है। वैसे तो कलर कोड
ऑफ रेसिस्टेंस, कार्बन कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है बोर्ड में आ जाए, कभी देख लो, तो एक बार समझ लेना। ये होता है बी रॉय गधा बॉय विथ गधी वाइफ, बीबी रॉय गधा बॉय, बीबी रॉय गधा बॉय विथ गधी वाइफ विथ गधासन, बीबी रॉय गधा बॉय विथ गधी वाइफ एंड गधासन। सब गधे के खानदान है, सब गधा का खानदान। चलिए देखिए, बीबी रॉय गधा बॉय है ना, तो अगर सवाल आ गया तो एक बार देख लीजिएगा। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रे, वाइट, और ये कुछ नहीं होता है, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, नो कलर, यही है क्या, है ना। वॉयलेट रह गया, देखो कहीं रह गया हो तो एक बार देखते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, हाँ वॉयलेट रह गया, तो यहां पे कुछ रह गया। बीबी रॉय गधा बॉय विथ वेरी गधी वाइफ, यहां पे वॉयलेट आता है, वेरी गधी वाइफ विथ गधासन, ठीक है ना। वॉयलेट कहां पे आएगा एक बताओ तो। बीबी रॉय गधा बॉय विथ वेरी गधी वाइफ, बीबी रॉय गधा बॉय विथ वेरी गधी वाइफ विथ गोल्डन सिल्वर। अब ठीक है क्या, बीबी रॉय गधा बॉय वेरी गधी वाइफ, ठीक है। तो यहां पे जो नंबरिंग होता है ना, इसका होता है 0, इसका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। ये 5%, ये 10% और ये नो कलर 20%, सही है। अब एकदम सही है, ठीक है बेटा। अब जब रेसिस्टेंस लिखते हैं तो फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट, थर्ड कलर 10 टू दी पावर को रिप्रेजेंट करता है, एंड फोर्थ कलर एरर को रिप्रेजेंट करता है। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये, क्लियर है। हालांकि ये सिलेबस हट गया तो इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। आगे जो मेन चीज है वो है बेटा सेल, बैटरी। वो क्या है, बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम बैटरी पढ़ते हैं ना, तो मान लो ये तेरा बैटरी है, तो बैटरी का कुछ ना कुछ यहां पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बैटरी की बेटा क्या है, ईएमएफ। तो हम कहते हैं कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आप आगे बनाओ या पीछे बनाओ, ये तुम्हें एक छोटा सा आर लगाना पड़ता है। अब अगर तुम इस पूरे की बात करोगे ना, तो इसको बोलते हैं अपन बैटरी, और बैटरी के दोनों एंड के क्रॉस हम डिफाइन करते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल। क्या डिफाइन करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा V12 या V1 माइनस V2, ये ज्यादा हाई होगा, ये लो होगा। ये टर्मिनल पोटेंशियल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में अलग होता है। मान लो बैटरी को कहीं कनेक्ट नहीं किया है अभी हमने, बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो अगर तुम इस लाइन से इस लाइन पर जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, तो यहां से बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाओगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको ई का, और यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट क्या, 0। चलो इससे पहले मैं तुम्हें रेसिस्टेंस में चलना सिखा देता हूं, इससे बहुत सवाल आते हैं। देख बेटा, सबसे पहले बैटरी का कंसेप्ट समझना, सबसे पहले बैटरी का कंसेप्ट समझना। बैटरी की ईएमएफ अगर तेरी ई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। देखो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ये आपका क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है।
अगर मान लो ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी, तो आप कहोगे कि ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है। अगर मान लो इसकी पोटेंशियल है वीबी, इसकी पोटेंशियल है वीए, तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी पोटेंशियल ये ज्यादा है और ये कम है। कितने का डिफरेंस है? ई का डिफरेंस है। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल लिखता हूं वीबी और यहां से चल के यहां पे जाता हूं, तो छोटे से बड़े डंडे पे जाऊंगा, तो छोटे में ऐड करूंगा ईएमएफ, तब मैं वीए के बराबर लिख पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वीए है, ये वीबी है, तो मैंने यहां पे पोटेंशियल लिख लिया वीबी, हमें पता है ये कम है, तो छोटे डंडे से कम से जब बड़े की तरफ जाओगे, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, तो पोटेंशियल में ई जोड़ दोगे, तो ए वीए के बराबर हो जाएगा। अगर तुम यहां पे लिखते हो वीए, तो तुम्हें पता है इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, तो बड़े से छोटे की तरफ चल के जाओगे, तो ये बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाओगे, तो ये घटा दोगे, तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। क्या इस पे आपकी पीएचडी है? कोई बड़ी बात नहीं थी। बच्चा पूरे सिलेबस में ये सीख ही नहीं पाता कि बैटरी में चलना कैसे। अब बैटरी में कैसे चलना है, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट आगे जाए या पीछे जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि तुमने बोला कि मेरा यहां का ईएमएफ ना -7 वोल्ट है, तो घबराने का नहीं। ये -7 वोल्ट बड़े डंडे पे, तो ये हायर होगा। ये हायर से यहां पे जाऊंगा तो ईएमएफ घटा दो, -7 में से -8 घटा दो, तो यहां का ईएमएफ -15 वोल्ट होगा। बोलो हाँ कि ना? कुछ नहीं करना। यहां पे कितना है? -7। ये बड़ा होगा क्योंकि बड़े डंडे पे। पीछे जाओगे तो इसके पोटेंशियल में से 8 घटा दो, -7 में से -8 जाएगा, -15 होगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? क्लियर है? हाँ। ये बात तो बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब रेसिस्टेंस का क्या होता है बेटा, कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल तुम्हारा ज्यादा होगा और रेसिस्टेंस में क्रॉस करने के बाद इसकी पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? तो जब भी कोई करंट आई रेसिस्टेंस से फ्लो करता है, तो यहां पे एनर्जी लॉस कर लेता है अपना इसको क्रॉस करने में, और वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है आईआर। मतलब करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, यहां पे पोटेंशियल आपने वी माना, तो करंट की डायरेक्शन में घट जाएगा पोटेंशियल, कितना? -IR बराबर हो जाएगा आपका V2। रेसिस्टेंस में किधर पोटेंशियल ज्यादा होगा वो करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन बैटरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैटरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है, यहां पे करंट आ रहा 4 एंपियर, इसकी पोटेंशियल है -10 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट, ये है 4 ओम, ये है 4 ओम। यहां का पोटेंशियल बताइए बेटा। नीट 2016 में, नीट 2021 में डायरेक्ट इससे सवाल आया था, ठीक है ना? तो करो, चलो करते हैं। सर करंट ये जा रहा, ऐसे जा रहा, ये करंट जा रहा 4 एंपियर, तो यहां से 4 एंपियर करंट इधर गया है, तो यहां का पोटेंशियल में निकालना, उसको वी ले लो। वी करंट की डायरेक्शन जाओगे, जितना भी पोटेंशियल होगा उसमें से घटेगा, कितना घटेगा? 4 × 4 IR, ये आई और यार। लोअर से बड़े डंडे जाओगे, बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे? 8, बराबर आ गया -10 वोल्ट। जो पोटेंशियल यहां पे हो -10 लिख दो, तो V -16 + 8 इज इक्वल टू -10 वोल्ट। V -16 - 8 -8 इज इक्वल टू -10 वोल्ट। V बराबर -10 + 8, -10 + 8 इज इक्वल टू -2 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। लो भाई, बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कुछ भी है तो बताओ। चलना सीख रहे हो तुम, ये समझ में आया कैसे चलते हैं? -13 लेके बैठा है एक बकलोल, -13। अभी भी नहीं बुझा रहा है कि हम कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। देख इधर, बकलोल चंद। मान ले यहां पे पोटेंशियल है 8 वोल्ट और करंट ऐसे जा रहा है 4 एंपियर। ये है तेरा 10 वोल्ट, ये है तेरा 2 ओम, यहां का पोटेंशियल बताना है। बोल कैसे करेगा, कैसे करेगा? तो सर यहां का पोटेंशियल पहले ही 8 वोल्ट दिया, हाँ तो लिख 8 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन में चल या कैसे भी जा, छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहा है, तो जो पोटेंशियल तूने यहां पे माना है उसमें से 10 ऐड कर देगा, +10 और फिर करंट की डायरेक्शन में जाएगा तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, माइनस करंट है 4 × 2 बराबर, तो यहां भी पे पहुंच गया।
तो 8 और 10 18 माइनस 8 इज इक्वल टू वी, वी बराबर 10 वोल्ट इज आंसर। एकदम सही जवाब दे रहे हो बेटा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब बैटरी की बात करते हैं। मान लो बैटरी का टर्मिनल ओपन है, बैटरी का टर्मिनल ओपन है ना, करंट नहीं फ्लो कर रहा, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, इसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, वो ई के बराबर आएगा। लेकिन मान लो कि ये बैटरी करंट दे रहा है, मतलब एक्सटर्नल लोड में ये क्या कर रहा है, करंट दे रहा है, एक्सटर्नल लोड में करंट दे रहा है। तो ये चार्जिंग हो रहा है कि डिस्चार्जिंग, बैटरी के बड़े टर्मिनल से करंट निकल के गया, मतलब ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। अब ऐसे करंट जा रहा है तो तुम्हें इस पॉइंट के बीच में ये बैटरी मिला, तो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो। V2 से चलो, V2 करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो रेसिस्टेंस करंट को जाने में दिक्कत करता है, रेसिस्टेंस करंट को जाने नहीं देता, तो करंट को थोड़ा सा अपने एनर्जी और पोटेंशियल लॉस करना पड़ता है, तो IR लॉस हो जाएगा। करंट ऐसे जाएगा तो IR लॉस हो जाएगा, माइनस IR। फिर छोटे से बड़े में जाओगे तो प्लस ई इज इक्वल टू आपका आ गया V1। यहां पहुंच गए, V2 को उधर भेज दीजिए तो V1 माइनस V2, यहां का हायर पोटेंशियल देखो, V1 माइनस V2 ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल ये V2 उधर चला गया, V1 माइनस V2 ये आ जाएगा E माइनस IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल E माइनस IR होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, E माइनस IR इन अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग। सर चार्जिंग भी हो सकता है बैटरी का, बैटरी का चार्जिंग नहीं होगा बेटा। मान लो ये बैटरी है जिसकी EMF है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इसमें करंट घुसेगा, इसमें क्या होगा, करंट घुसेगा, इसमें क्या होगा, ये करंट घुसेगा। जब ये करंट ऐसे घुसेगा, यहां पे मान लीजिए पॉइंट 1 है और यहां पे मान लीजिए पॉइंट 2 है, तो करंट जब ऐसे घुसेगा V1 माइनस ई, V1 माइनस ई प्लस, देखो बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ आए, बड़े से छोटे में आओगे तो माइनस ही करोगे, मतलब जो भी पोटेंशियल यहां पे तेरा V1, तो जो भी पोटेंशियल उसमें से घटाओ तो छोटे डंडे पे पहुंचो, करंट की डायरेक्शन में आप घटाओगे, माइनस IR इज इक्वल टू V2। इस V2 को यहां ले आओ तो V1 माइनस V2, और E माइनस IR को इधर ले जाओ तो E प्लस IR, ये तेरा टर्मिनल पोटेंशियल आ गया। तो हमें ये मेमोराइज रखना पड़ेगा, हमें ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि टर्मिनल पोटेंशियल EMF के बराबर होता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। टर्मिनल पोटेंशियल E प्लस IR होता है इन केस ऑफ चार्जिंग, मतलब बैटरी खुद करंट ले रहा, चार्ज हो रहा, और टर्मिनल पोटेंशियल होता है E माइनस IR व्हेन डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मतलब खुद ये करंट दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल मतलब VTP, और जब हम I का ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, करंट का ग्राफ बनाएंगे, तो ये देखो ये Y एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, Y बराबर C प्लस MX, MX प्लस C या C प्लस MX करो एक ही बात है। तो Y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बताओ कितना मिलेगा, E मिलेगा, और X एक्सिस पे हमने I रखा, देखो X एक्सिस पे हमने I रखा, तो स्लोप माइनस ऑफ रेसिस्टेंस को देखो और निगेटिव स्लोप ऐसे आएगा, मतलब ये जो कट करेगा ना, पोटेंशियल कट करेगा ना, वैसे भी टर्मिनल पोटेंशियल और करंट का ग्राफ है। जब यहां पे करंट जीरो है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा तो वही तो EMF आएगा, I को जीरो रखो, V बराबर E आएगा, और ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा। अच्छा ये ग्राफ यहां कब कट करेगा, पर जब करंट जीरो, करंट जीरो कब, सॉरी करंट यहां पे कुछ कितना आएगा, जब टर्मिनल पोटेंशियल जीरो, Y एक्सिस पे टर्मिनल पोटेंशियल, Y कोऑर्डिनेट यहां पे जीरो होता है, टर्मिनल पोटेंशियल जीरो, तो E बटा स्मॉल r, E बटा स्मॉल r वो करंट है जहां पे तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो माइनस ऑफ रेसिस्टेंस को बताएगा, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो EMF को बताएगा। इस पर नीट में कितने सवाल पूछे हैं, डायरेक्ट तो इसी इंफॉर्मेशन पे सवाल पूछ दिया था, डायरेक्ट इसी इंफॉर्मेशन में सवाल पूछ दिया, तो अनगिनत सवाल बेटा इस पे पूछे, अनगिनत सवाल पूछे कि टर्मिनल पोटेंशियल बराबर होता है E माइनस IR, E माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल होता है E माइनस IR। यहां पे एक कंसेप्ट और बनता है कि मान लीजिए एक बैटरी है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ दिया, ठीक है, तो अब यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी का कितना होगा बताइए, टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी का कितना होगा, करंट नहीं बताया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, वहां से जो करंट फ्लो करेगा कितना करेगा, करंट फ्लो करेगा बेटा E
ईएमएफ देखो ई, और ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर को सीरीज में मान सकते हो, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट जाएगा इस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी एन क्यू। बताओ कि अगर ये आई करंट गया तो पी और क्यू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा? तो पी और क्यू में पोटेंशियल डिफरेंस देगा आई आर, आई की वैल्यू रख दो ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल है? नहीं, ये टर्मिनल पोटेंशियल कैसे होगा? बिल्कुल होगा बेटा, ये पॉइंट पी है तो यही पॉइंट तो तुम्हारा पी है जब तक बीच में कुछ ना आ जाए, और ये पॉइंट क्यू है तो यही पॉइंट क्यू है। तो टर्मिनल पोटेंशियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर एक्सटर्नल लोड बैटरी के साथ जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर हमें दिया हो तो। ये टर्मिनल पोटेंशियल ही तो है, क्यों नहीं है टर्मिनल पोटेंशियल? आप बताइए। बताइए क्यों नहीं है टर्मिनल पोटेंशियल? बताइए बताइए टर्मिनल पोटेंशियल क्यों नहीं होगा? बताइए ना, आप खुद ही बताइए टर्मिनल पोटेंशियल क्यों नहीं होगा? क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल है? हाँ सर ये टर्मिनल पोटेंशियल है, बिल्कुल ये टर्मिनल पोटेंशियल है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, सर्किट एनालिसिस करने से पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पहले कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस करने से पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पहले पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी ना बेटा, थोड़ा आगे की टॉपिक पहले पढ़ लोगे, है ना, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, सारी चीजें मैं रिवाइज करा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल थोड़ा पहले कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है? मान लीजिए एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो ऑन। मान लीजिए कि इसका ईएमएफ है E1 रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ है E2 रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ है E3 रेजिस्टेंस R3, ईएमएफ है E4 रेजिस्टेंस R4। तो P और Q के बीच में ये सारे बैटरी कैसे लगे हैं सर? सीरीज में। आपको पता है एक बात कि आप सारे बैटरी को एक तरफ और इस सारे रेजिस्टेंस को R1 को R2 को R3 को R4 को आप एक जगह सीरीज में मान सकते हो। सीरीज में क्यों मान सकते हो? तो सीरीज में मानने का एक तरीका होता है बेटा। क्यों तरीका होता है समझो। क्या जो करंट यहां से घुसेगा, R4 से जो करंट जाएगा वही R3 से जाएगा, वही R2 से जाएगा, वही R1 से जाएगा। तो कोई बुराई नहीं है कि अगर सब में करंट सेम जा रहा है तो सबको एक साथ आप मान लो R1 R2 R3 R4, और यहां पे सारे बैटरी को एक जगह अरेंज कर दो, सारे बैटरी को एक जगह अरेंज कर दो ऐसे, ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, ऐसे सारे बैटरी को अरेंज कर दो, ऐसे कर दो, ये P और ये Q। मैं सारे रेजिस्टेंस को एक तरफ लिख सकता हूं, सबको सीरीज में मान सकता हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत सिंपल सा रीजन है कि सब में करंट सेम जाएगा, मतलब सारा रेजिस्टेंस एक साथ आप यहां पे मान सकते हो। अब ये सारे बैटरी का टर्मिनल एक ही तरफ हाई है, देखो लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई। अगर तुम यहां से यहां तक जाओगे तो क्या E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 नहीं करोगे? हाँ सर। तो एक बैटरी आप मान सकते हो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट सिंपल एडिशन होता है, और R इक्विवेलेंट भी सिंपल एडिशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर मैं मानूं कि n आइडेंटिकल बैटरी है, क्या है बेटा? n आइडेंटिकल बैटरी। अगर बेटा n आइडेंटिकल बैटरी है, अगर n आइडेंटिकल बैटरी है तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका Ne, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका NR। हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना? अगर आइडेंटिकल बैटरी है तो हाँ सर। इस आइडेंटिकल बैटरी में आउट ऑफ n बैटरी, आउट ऑफ n बैटरी, m बैटरी कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी, इन रिवर्स पोलैरिटी, आउट ऑफ n बैटरी, m बैटरी कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी। m बैटरी को हमने क्या किया है? उल्टा जोड़ा है। m बैटरी को हमने क्या किया? उल्टा जोड़ा है। तो यहां से जो E इक्विवेलेंट आता है वो आता है n माइनस 2m इंटू E, और R इक्विवेलेंट आपका NR ही रह जाएगा। बताओ, पूरे सीक्वेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ये बोलो मजा आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगाना तो बनता है ना बेटा? बोलो, एक बार आग लगाना बनता है कि नहीं? बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में PhD है तुम्हारी, है ना? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बेटा समय के साथ चलते रहते हैं, लास्ट में सारे टॉपिक में करा दूंगा। इक्का दुक्का अगर कहीं छूटेगा वो भी मैं करा दूंगा, चिंता मत कर भाई मेरे, समय दे। पढ़ने में बहुत समय लगा है
तो इसको रिवीजन करने में भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि रिवीजन हवा में करना है, ऐसा नहीं है। इस पूरे मतलब एक काम करूं मैं और अच्छे समझाता हूं। चल मुझे एक बात बता, ये तेरा एक बैटरी है E1 और रेसिस्टेंस R1, और ये एक बैटरी है E2 और रेसिस्टेंस R2। मुझे बता ये E1 और E2 सीरीज में है कि पैरेलल में है? E1 और E2 सीरीज में है कि पैरेलल में? चल बता, E1 और E2 सीरीज में है कि पैरेलल में? बता, E1 और E2 सीरीज में है कि पैरेलल में? चल बता। फिर कर सकते क्या? ऑनलाइन सिग्नेचर करेंगे क्या? बताओ, सीरीज में है कि पैरेलल में? ये बताओ, सीरीज में है कि पैरेलल में? ये बताओ। तो यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और मैं तुम्हें सिखाऊं, ये सीरीज में है और पैरेलल में, दोनों है। और मैं तुम्हें सिखाऊं, दोनों है बेटा, दोनों है। कैसे? देखो, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मुझे ना इस पॉइंट से इस पूरे लूप में चलना है, तो लूप में चलना है तो क्या एक ही लूप है? हाँ। अगर बेटा करंट यहां पे मैं आई मानता हूं, तो यही करंट यहां पे आई जाएगा, हाँ। यही करंट यहां पे भी आई जाएगा, हाँ। और यही करंट वापस आई आ जाएगा, हाँ। तो अगर मैं इस लूप की पूरी कहानी देखूं, इन लूप की पूरी कहानी देखूं, तो इस लूप से मैं चलूंगा चलूंगा चलूंगा, तो जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें। तो क्या मैं R1 R2 को सीरीज में नहीं बोल सकता हूं? क्या मैं एक जगह नहीं लगा सकता हूं? सर लगा सकते हो। R1 प्लस R2 ये टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। और यहां से अगर मैं लोअर टर्मिनल से बड़े टर्मिनल तक जाऊंगा, तो लोअर से हायर पे जाऊंगा तो लिखूंगा प्लस E1 प्लस E1 प्लस E1, और बड़े से छोटे में जाऊंगा तो माइनस E2। चाहे मैं एक और काम करता हूं, इस पॉइंट के बाद सीधा वायर लेके लोअर पॉइंट बनाता हूं और ये बड़े डंडा बना दो। जहां इसका बड़ा डंडा है वहां से इसका भी बड़ा डंडा है, फिर लोअर डंडा ऐसे है। क्या ये E1 है और ये E2 है? अब मुझे एक चीज देख के बताओ, तुमने करंट ऐसे माना था, ठीक है, करंट ऐसे माना है आई। अब एक चीज अच्छे से देख के बताओ, क्या ये यही सर्किट है जो मैंने यहां बनाया है? हाँ सर, सेम सर्किट है। तो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा? तो इस दोनों बैटरी की पोलरिटी उल्टी है। देखो, यहां से जाओगे लोअर से हायर, फिर हायर से लोअर, तो ये ईएमएफ आएगा E1 माइनस E2, क्योंकि आप इधर करंट मान रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जाओगे, बटा R1 प्लस R2, ये लूप में करंट फ्लो करेगा। दोनों बैटरी को आपने सीरीज में माना, दोनों रेसिस्टेंस को आपने कैसे माना? सीरीज में माना, खत्म। हाँ या ना में जवाब दो, ये जो मैंने सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, ये जो मैंने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं? सर सही है। लेकिन अगर मैं करंट की बात ही ना करूं, मैं बोलूं मुझे करंट नहीं चाहिए अभी, मुझे ना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, मुझे डायरेक्टली इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखना है। तो बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, बोथ द बैटरी आर पैरेलल, both the battery are parallel, both the battery are parallel। हाँ, दोनों बैटरी पैरेलल है, ए और बी के बीच में दोनों बैटरी पैरेलल है, और ए की तरफ E1 का हाई और ए की तरफ ही E2 का हाई। तो हम ई इक्विवेलेंट लिखते हैं E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ है। और दोनों रेसिस्टेंस को मैं ए पर ही इसका हायर, ए पर ही इसका हायर, बी पर इसका लोअर, बी पर इसका लोअर, ए और बी के बीच में इसको R1 R2 को हम पैरेलल मानेंगे, तो R इक्विवेलेंट भी हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो एक लूप देखो, सवाल पे डिपेंड करता है। कितने लोग इसमें कंफ्यूजन था
जरा नी नी करके जवाब देना। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन था कि सर कभी भी आप लूप में मानते हो तो डायरेक्टली इन दोनों को आप सीरीज में मान लेते हो, चाहे यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ, पूरे लूप में तो एक के बाद एक बैटरी फिर एक बैटरी, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसी में कर दो तो थोड़ा अलग तरीके से कर दो। इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या लॉजिक है ना, इसका लॉजिक क्या हो सकता है ये बताओ। नो कंफ्यूजन। चलो पहले थोड़ा तो रहता है यार कि लूप में चलो तो और ये करूं तो अलग अलग रहता है। चलो अब यहीं पे बेटा एन आइडेंटिकल बैटरी लगा दो तो क्या होगा, एन आइडेंटिकल बैटरी लगा दो तो क्या होगा, एन आइडेंटिकल बैटरी, एन आइडेंटिकल बैटरी लगा दो तो क्या होगा बेटा। अगर एन आइडेंटिकल बैटरी लगाऊंगा है ना, एन आइडेंटिकल बैटरी लगाऊंगा जैसे ई आर ई आर ई आर, तो ई आर ई आर ई आर कितनी बार ई आर हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट कितना होगा, तो एन ई बाई आर हो जाएगा, हाँ डिवाइडेड बाई एन टाइम्स 1/r हो जाएगा। तो यहां से जब तुम देखोगे तो एन बाई ई से एन बाई आर से एन बाई आर कट जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसे ही पोटेंशियल का सम नहीं होता, तो इक्विवेलेंट ई रह जाएगा, लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बटा एन, आर बटा एन। क्या सही है, क्या सही है, क्लियर है कि नहीं है बताओ, क्लियर है कि नहीं है। मिक्स्ड ग्रुपिंग देखो, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ n cell in series and that series combination m times parallel, m times parallel, m times parallel। मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ध्यान से देखिएगा, बैटरी बैटरी ब्लैटरी 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 n टाइम्स, कितनी ब्लैटरी, ER 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 कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। और ये जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है, सीरीज में टोटल n बैटरी लगे, मान लीजिए सीरीज में टोटल क्या लगे हैं, n बैटरी लगे हैं। अब हम इसी कॉम्बिनेशन को m टाइम्स पैरेलल लगाएंगे, मतलब इसको कॉपी करके यहां लगा लिया, इसको कॉपी करके यहां लगा लिया, ठीक है, इसको m टाइम्स पैरेलल लगाएंगे ऐसे, m टाइम्स पैरेलल, m टाइम्स पैरेलल है ना, ऐसे लगा लिया ऐसे, और इसको जोड़ के ऐसे लगा लिया, m टाइम्स पैरेलल। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब जरा ध्यान से देखो, m टाइम्स पैरेलल और ऐसे टोटल n सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा एक चीज अच्छे से बताना कि इन सब को हटा के मैं कितना ईएमएफ लिखूंगा सर, एनी, और सब को हटा के रेसिस्टेंस कितना लिखूंगा, एनआर। ऐसे ऐसे पैरेलल में बहुत सारे बैटरी होंगे ना, नहीं बहुत सारे नहीं होंगे सर, बहुत सारे थोड़ी ना होंगे, m टाइम्स होंगे। कितने बैटरी होंगे, m टाइम्स इतने बैटरी होंगे। कितने बैटरी होंगे, m टाइम्स बैटरी होंगे। अच्छा टोटल बैटरी अगर मैं पूछूं तो कितने बैटरी लगे हैं टोटल, बोलो टोटल कितने बैटरी लगे हैं बेटे, टोटल नंबर ऑफ बैटरी बताओ। अब मान लो इसी के दोनों एंड के क्रॉस एक रेसिस्टेंस में कैपिटल R बना लूं, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई कितना करेगा वो भी बताना। सिंपल सी बात है, एनी एनआर एनी एनआर एनी एनआर। तो सबको जब मैं पैरेलल करूंगा ना तो m टाइम्स क्यों ना करूं, इसका ईएमएफ एनी ही रह जाएगा, और यहां पर जो रेसिस्टेंस बनेगा एनआर 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 m टाइम्स पैरेलल, तो एनआर बाई m बनेगा, और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जोड़ा हुआ, तो इसमें जो करंट जाएगा I बराबर ईएमएफ एनी बटा ये, और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, लूप में बात करूंगा मैं, तो कैपिटल R प्लस एनआर बाई एम, ये करंट आ जाएगा। एक सवाल मिक्स ग्रुपिंग के नीट में पूछा हुआ भी है, बताओ टोटल बैटरी m इंटू n टाइम्स हो जाएगा, सही बात कर रहे हो।
सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। बताओ मजा आया कि नहीं इसमें? मजा आया कि नहीं भाई? साहिब भाई एनर्जी लगता है पूरा पढ़ाने में, पूरी पढ़ाने में एनर्जी लगती है भाई साहब। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए दूसरा, अब यहां से हम समझते हैं, चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे लगा होता है। अब मान लो ये बैटरी में लगाऊं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल ही है कि सारे रेसिस्टेंस में करंट अगर सेम जा रहा है तो सारे रेसिस्टेंस को आप सीरीज में मान सकते हैं। अगर करंट सेम नहीं जाएगा, हेलो हेलो, हाँ जी सर बताइए। मैं जम्मू जा रहा हूं सर, अब कोलकाता कितनी बार जाऊंगा? जम्मू चलोगे आप? सर जम्मू में फेयर नहीं है, जम्मू में लड़का मैंने कर दिया, जम्मू में फेयर नहीं है। फेयर कहाँ है? कोलकाता? दिल्ली, दिल्ली में ही होगा अगला। दिल्ली बुक फेयर? हाँ दिल्ली बुक फेयर, दिल्ली इंटरनेशनल बुक फेयर। और कोलकाता बुक फेयर कब तक है? 31 तक। 31 तक कोलकाता बुक फेयर है। अरे मालिक यार रहने दो, नहीं जा पाऊंगा यार, बहुत थक गया हूँ। अच्छा हाँ है ना। अच्छा, और दूसरी चीज मैं पूछ रहा था, किताबें पटना टाइम से नहीं पहुंची? नहीं नहीं, पटना भी टाइम से नहीं पहुंची और वहां भी टाइम से नहीं पहुंची, क्या कहते हैं मोतिहारी भी। ओके सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर अरे यार कोलकाता क्यों हो? आप ऑफिस आओ ना, ऑफिस में मीटिंग होगी अपनी, तो कभी ना कभी तो आओगे। कोलकाता में घर थोड़ी ना बना लिया आपने। हाँ तो मंडे को मिलेंगे ना। ओके सर, अब करते हैं सर। हाँ करते हैं सर, मंडे को मिलते हैं। ओके सर, आइए सर, आइए सर। कोलकाता में बुक फेयर लगा है क्या? कितने लोग कोलकाता से बुक फेयर देखने गए हो तुम लोग? बुक फेयर लगा हो कोलकाता में? उत्तराखंड आएंगे ना, उत्तराखंड आएंगे। क्या खाने पीने की व्यवस्था ये बताओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ जम्मू, जम्मू जा रहा हूँ इस संडे। आई एम कमिंग टू यू, ठीक है। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं एक बार, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं एक बार। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। तो पहली बात तो क्लियर है, पहली बात तो क्लियर है कि सब में अगर करंट सेम है, सब में अगर करंट सेम है तो सब सीरीज में होगा। अब इसका अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो करंट तो सेम है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR1, IR2, IR3, IR4, और सबके पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या हो जाएगा? EMF। अब यहां से मैं EMF E को लिख सकता हूं टोटल करंट I, और यहां से यहां तक एक रेसिस्टेंस मान लू मैं R इक्विवेलेंट, तो I R इक्विवेलेंट। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे रीराइट कर सकता हूं? बेटा टोटल EMF बैटरी का कितना E, और मान लो सब रेजिस्टेंस हटा के एक मान तो R इक्विवेलेंट, तो I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 को क्या मानूंगा मैं? I R1, V2 को I R2, तो I बाहर निकाल लेना कॉमन, I R3, तो ये R3 बाहर, I बाहर चला जाएगा, ये R4 तो I बाहर चला जाएगा, I R4, I से I कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3 प्लस R4 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर ये हो जाएगा। दूसरी बात बेटा एक और इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात बेटा एक और इंपॉर्टेंट है, क्या? इधर देखो, एवर स्टार लॉ, फील वाली लॉ, एक सोच वाली लॉ कि सब में करंट तो सर सेम है। हाँ सर सेम है। अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। हाँ, पोटेंशियल का जो रेशियो होगा V1 बाई V2 ये R1 बाई R2 होगा। हाँ, तो ये आप समझते हैं क्या? जितना रेसिस्टेंस कम उसमें उतना कम पोटेंशियल, जितना रेसिस्टेंस ज्यादा उसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल। क्या ये चीज समझते हैं? पूरी हो गई कहानी, सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म। आएगा बोर्ड में धमाका धम लिख देना। अब यहां पे एक सवाल करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो बेटा ये 2 ओम है, ये 8 ओम है और ये 5 ओम है। मैंने जानबूझ के उल्टा सवाल दिया है, सीधा नहीं दिया है कि तुम तुरंत से कर लो। ये 10 वोल्ट है, तो बताओ हर रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बताओ। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस बताओ, सारे में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बताओ। तो सारे में पोटेंशियल ड्रॉप जब तुम लिखोगे, सारे में पोटेंशियल ड्रॉप जब तुम लिखोगे, आई जब लिखोगे, तो सबसे पहले क्या ये तीनों सीरीज में नहीं है? हाँ सर है। तो 5 2 7 और 8 7 15, तो करंट आ जाएगा 10/15, मतलब 2/3 एम्पियर। तो यहां पर जो V1 होगा वो I इंटू R1, I है 2/3 इंटू 2, मतलब 4/3 वोल्ट। V2 जो है वो होगा IR2, I बेटा 2/3 और 8, तो 16/3 वोल्ट। और जो आपका V3 आएगा I 2/3 इंटू 5, 10/3 वोल्ट। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, नेट करंट तो हम निकाल लेंगे, नेट रेसिस्टेंस तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा और निकल जाएगा। लेकिन सर एमआर स्टार से इसको कैसे कर सकते हैं? क्या एक सोच है? हाँ, सब में करंट अगर सेम जा रहा, सब में करंट सेम जा रहा तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। यहां पे अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप को x मानता हूं तो ये 4x होगा। हाँ कि ना? सर ये तो सही है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। तो अगर x मानते हो तो 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8, 4 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल 4 गुना ज्यादा होगा। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 5x। तो इसमें जो पोटेंशियल होगा ना वो 5x बटा इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये कितना गुना ज्यादा है? ये 2 है तो ये 5 है, तो 5/2 गुना ज्यादा है। ये 2 है ये 5 है, तो 5/2 गुना ज्यादा है, तो 5x/2 आएगा। अब ये 5x/2 प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू टोटल 10। तो यहां से तुम्हारा जो x आएगा, नीचे 2 एलसीएम ले लो, तो ये 4x प्लस x ये हो जाएगा 5x, 5x गुना 10x, तो ये 15x, 15x बटा 2 बराबर 10। तो x बराबर आ गया 20/15, 20 बटा देखो 20, 10 गुना 20/15, 5 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा तेरा 5 चौक 20, 4/3 वोल्ट। x तुम्हारा क्या था? 4/3 वोल्ट। यहां देखो 4/3 वोल्ट। और ये तो वो सवाल है, ये तो वो सवाल है जिसमें साला रेशियो निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन यहां पे फील करियो बेटा, फील करियो, फील करियो, फील करियो, बिना करंट निकाले ही हमने आंसर निकाल दिया। दूसरी बात, एक चीज समझना, अगर रेसिस्टेंस तुम्हारा ये R1 है 2, तो कितना गुना रेसिस्टेंस हुआ है? 8 गुना। तो इसका जो पोटेंशियल होगा x, यहां पे आएगा 8x बटा इसका रेसिस्टेंस 2, 8x बटा 2 4x। जितना गुना रेसिस्टेंस उतनी गुनी पोटेंशियल, तो 4 गुना रेसिस्टेंस 4 गुना पोटेंशियल। ये कितना गुना हुआ? सर ये तो 5 ओम है, ये 2 ओम है, तो 5/2 गुना हुआ, तो 5/2x। अरे भाई ये होता है। बच्चा कहता सर आप तो सवाल ऐसा करा रहे हो, 2 है सर, 6 है और ये 4 ओम है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो इसकी पोटेंशियल V1 V2 V3 कितनी होगी निकालो। तो ये सवाल सर आसान जानबूझ के कराता हूं। सर x है 3 दूना 6 तो 3x है, 2 दूना 4 तो 2x है, 2x 3x 5x 6x, 6x बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/6 मतलब 5/3 वोल्ट। ये आ गया 5/3 वोल्ट। सर ये आसान सवाल आप कराते हो सर, इसमें तो जितना गुना रेसिस्टेंस है उतना गुना पोटेंशियल होगा, क्यों करंट सेम है, तो आसान सवाल कराते हो। सर अगर ये आ जाएगा तो सर ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी। अगर ये आ गया तो 2 5 ओम 7 ओम ले लोटा के अब करके दिखाओ सर। अरे चोमू, अगर ये 10 वोल्ट है तो सुन, यहां पे सबसे छोटे वाले में सबसे कम पोटेंशियल होगा। ये 2 से कितना गुना है? 5/2 गुना, तो 5/2x। 2 से कितना गुना है? 7 गुना, 7/2x। ले ले बुरबक कहीं का कमेंट कर दो, x 5/2x 7/2x बोल, x प्लस 5/2x
प्लस 7/2x बराबर 10। ले कर ले, x निकल गया, जैसे x निकला तो 5x/2 भी आ जाएगा। भांगा भूल जी खा ले ना, भाजी बना बेटा, ले ठीक है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जरा समझना, फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के भी बढ़िया सवाल कराऊंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सॉरी रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देख ध्यान से, देख ध्यान से, देख ध्यान से। तो मान ले ये रेसिस्टेंस है तेरा कोई R1, और इस रेसिस्टेंस को तूने एक बैटरी E से जोड़ा है, E से जोड़ा है। बता बैटरी से कितना करंट जाएगा? सर मान लेते कुछ I1 करंट जा रहा, जो पूरा का पूरा I1 इसमें जाएगा, कितना करंट जाएगा? तो सीधी सीधी बात है, ये पॉइंट को अगर मैं P मानता हूं तो ये पॉइंट भी तेरा P होगा, और ये पॉइंट अगर मैं Q मानता हूं तो ये पॉइंट तेरा Q होगा। P और Q के बीच में जो बैटरी बना है वो डायरेक्टली R1 का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। हाँ, तो करंट आएगा तेरा E/R1, ये जाएगा करंट I1। क्लियर है? डन डनाडन टन टन टन। अब मान ले कि इस पॉइंट से एक रेसिस्टेंस R2 तो इस पॉइंट के बीच जोड़ता है, तो R1 के क्रॉस जो PQ था पॉइंट, वो ये PQ अभी भी वही रह जाएगा। हाँ सर, क्योंकि यहां से इस पूरे वायर में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी P बोल सकते हो, इसको भी P बोल सकते हो, ये भी P है, ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। तो इस रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल, दोनों रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल P पे, दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल, क्योंकि ये पैरेलल हो गया। हाँ हो गया। बता R1 में क्या बदला? R1 का डैश कुछ नहीं बदला। R1 में पहले करंट जा रहा था E/R1, अभी भी जाएगा E/R1, कोई करंट नहीं बढ़ेगा R1 में, क्योंकि R1 के क्रॉस ना तो पोटेंशियल बदला है, R1 के क्रॉस ना तो करंट बदलेगा। लेकिन सर ये आ गया, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा समझिएगा, उससे ये होगा कि इसमें कुछ करंट जाएगा I2, और ये I2 भी बैटरी ही देगा। यहां से I2 बाहर आएगा, इसमें से I2 जाएगा, इस I2 की वैल्यू होगी E/R2। तो बैटरी से जो करंट जाएगा वो जाएगा E/R1 प्लस E/R2, E/R1 प्लस E/R2, इसमें से I2 चला जाएगा। मतलब यहां से जो करंट आ रहा वो आ रहा I1 प्लस I2, जिसमें से I2 इसमें गया, I1 इसमें गया। तो इसके ये जब नहीं था तो इसमें करंट कितना था? I1, बैटरी से करंट कितना था? I1। जब ये आ गया तो इसके करंट में कितना चेंज हुआ? डैश कुछ नहीं, डैश कुछ करंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉइंट अभी भी P और Q के बीच है, और P और Q के बीच में बैटरी, P और Q के बीच में रेजिस्टेंस। तो इसके आने से डैश कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए तो घर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, इसलिए एक के लगाने के बाद दूसरा जब लगते हैं तो पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है? बैटरी की ऐसी तैसी कर देते हैं। मतलब नेट करंट जो I जाएगा वो जाएगा E/R1 प्लस E/R2। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, E/R1 प्लस R2। हाँ वही बात, E/R1 E/R2, तो ये आ जाएगा E/R1 प्लस R2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन ये यस सही है सर। यहाँ पे E/R1 E/R2 है, तो टोटल करंट हो जाएगा E/R1 प्लस R2। नहीं सर ये गलत है, हमको नहीं आ रहा। बताइए, हम पोल क्रिएट करते हैं, E/R1 E/R2 जोड़ के इतना आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो में जवाब दीजिए। ये गलत है। तो 48% लोगों ने अपना यहां पे दिमाग यूज किया है और बोला है गलत है। बाकी 51-52% लोगों ने बोला है ये सही है, जो कि ये गलत है। इससे ये कैसे लिख सकते जरा बताना? तो सही तो है E/R1 प्लस E/R2, तो E ऊपर कॉमन हो जाएगा, तो E/R1 प्लस R2। तू गणित का भिखारी है रे भाई साहब, तू डैश है। एक करा E नहीं होगा, E तो होगा। इसमें करंट गया है तेरा E/R1, इसमें E/R2, लेकिन E/R1 प्लस E/R2 को ऐसे नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है। जब तू LCM लेगा तो इसको लिखेगा R1 इंटू R2,
ई तेरा कॉमन आ जाएगा, यहां पे आएगा ER2, यहां पे आएगा ER1, तो ई कॉमन आ जाएगा, ये आएगा R1 प्लस R2, ये आएगा ना रे। कितने लोगों को शर्म आ गया बताना जरा, तो जल्दी जल्दी में कर लेते, कहां जल्दी जल्दी में, कहां जाना जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी में कर लिए थे। तो भाई एक छोटा सा एलसीएम तुम नहीं समझ पाए, बताओ छोटा सा एलसीएम तुम नहीं समझ पाए, बताओ। बताइए, बताइए। चलिए बताइए, बताइए। बेसिक मैथ बिगड़ गया लोगों का, डैश लोग हैं एकदम, जल्दीबाजी में गलत कर दिया, लेकिन एक देख कितना डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस से तुम्हें ना आगे का फील आ जाएगा, इसी डिफरेंस से ना बेटा तुम्हें आगे का फील आ जाएगा। सर आगे का फील किया, अब सुन बेटा अच्छे समझना, यहां पे क्या दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा V1 का V2 का वो बैटरी के बराबर होगा? हाँ सर, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल, इन पैरेलल पोटेंशियल विल बी इक्वल। बताओ ये समझ आया? क्यों होगा पोटेंशियल विल बी इक्वल? ये देखो, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का बात, इन दोनों पॉइंट के बीच का बात और इन दोनों पॉइंट के बीच का बात सेम होगा। इन दोनों पॉइंट पे बैटरी का EMF E है, तो ये भी E होगा, E भी E होगा। दूसरी बात, पोटेंशियल सेम, करंट डिवाइड करेगा, करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो भी करंट आई गया है बैटरी से, जो भी करंट आई गया उसमें से कुछ I2 कुछ I1 होगा, तो I बराबर आप लिखेंगे I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? E बाई R1। I2 के वैल्यू क्या लिखेंगे? E बाई R2। और I क्या हो जाएगा? E बटा R इक्विवेलेंट। अगर दोनों को एक ही रेसिस्टेंस मान लेते हैं तो जो नेट करंट होगा E बटा R इक्विवेलेंट होगा। यहां से E कट गया, इसीलिए तो बेटा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो आया है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आया है। वही तो मैं तुम्हें यहां भी समझा रहा था, करंट बराबर EMF बटा R इक्विवेलेंट। तो बटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? देखो यहां पे अगर तुम R इक्विवेलेंट निकालोगे, यहां पे R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R1 R2 डॉट ऊपर में R1 प्लस R2 हो जाएगा, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तो उल्टा कर दोगे तो ये आएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो ये जो R इक्विवेलेंट आया है वही तो R इक्विवेलेंट यहां है। देखो तो करंट को क्या लिखेगा? E बटा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या देख, R1 R2 R1 प्लस R2। ये अलग तरीके से ही मैंने तुमको ड्राइव कर दिया था पहले ही, देखो ना, अलग तरीके से मैंने पहले ही ड्राइव करा दिया था। देखो ये पूरा जो मैंने ड्राइव करा था, यहां पे कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल मेथड तो यूज नहीं किया भाई। इसमें करंट गया, पहले से गया था E बाई R1, इसमें गया E बाई R2, तो ये करंट ऐड गया, फिर LCM ले लिया, ये आ गया। करंट बराबर EMF बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे, देखो R इक्विवेलेंट ये आ गया, R इक्विवेलेंट बराबर के R1 R2 बटा R1 प्लस R2। देखो ये चमका बेटा, क्या चमका बेटा ये चीज? हाँ सर, बात कुछ चमकी, बात कुछ चमकी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, MR स्टार फॉर पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेटा बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा जो वोल्टेज है ना वो सेम रहता है, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अरे बेटा V बराबर IR, तो IR तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। तो तुम कह सकते हो IR का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब I1 R1 बराबर I2 R2 कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि करंट जो होगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस आएगा। करंट, रेसिस्टेंस जितना कम करंट उतना ज्यादा, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का यही मतलब है कि रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। अब यहां पे मान लो ये सवाल तुम कर रहे हो, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, यहां से करंट आया बेटा 10 एंपियर। मान लीजिए करंट आया कितना? 10 एंपियर। ये रेजिस्टेंस है बेटा दो, सीधा हल्का दो की एकदम भारी, बता हल्का दो की भारी, हल्का दो की भारी, बोल बोल जल्दी बोल, हल्का दो की भारी। तो पहले हल्का देता हूं, देख मान ले 8 ओम है। तो बेटा इसमें क्या है कि तीनों पैरेलल है, तो सबसे ज्यादा वाले में सबसे कम करंट जाएगा, तो इसमें करंट तुम मानोगे X, तो इसका रेजिस्टेंस आधा तो इसमें करंट डबल, इसका रेजिस्टेंस 1/4 तो इसमें करंट 4 गुना। तो 4 2 6 1 7, 7x बराबर 10,
x बराबर 10/7 एम्पियर आंसर। भारी करेगा, भारी करेगा, आजा, भारी करेगा, हल्का कर लिया ना, अब भारी करा के दिखाता हूं। भारी का टांग तोड़ देंगे एकदम, कुछ भी अजीब सा, इतना अजीब ना, इतना अजीब ना कि इतना अजीब कभी पूछा ही नहीं जा सकता, इतना अजीब। देख, एक इवन देता हूं 4 ओम, एक देता हूं 7 ओम और एक देता हूं 13 ओम। चल बता, इतना अजीब सवाल आज तक तुमने अपने जीवन में देखा है तो बता। 10 एम्पियर करंट गया तो बता, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 कितना जाएगा? इतना अजीब सवाल कभी देखा है तो बता। क्या इतना अजीब कभी आ सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा ही है? तो इसमें करंट तो x मान ले, तो ठीक है x माना, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो जो करंट गया वो करंट बटा इसका रेजिस्टेंस, मतलब इसमें जो करंट जाएगा इसका रेजिस्टेंस नीचे आएगा, इसका रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, 13x/7। इसमें जो करंट जाएगा x, इसका रेजिस्टेंस नीचे और इसके कंपेयर में निकाल रहे हो इसका रेजिस्टेंस ऊपर, 13x/4। तो टोटल करंट इसमें x, इसमें 13x/7 प्लस ये 13x/4 इज इक्वल टू 10। 7 चौक 28 एलसीएम आएगा, तो यह आएगा तेरा 28x, 7 चौक 28, यह आएगा 28x, यह आएगा 13 दूना 26, 13 चौका 52x, 13 चौका 52, 7 चौक 28, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 52x प्लस, मैं नहीं कर रहा यार फिर 13 गुना 7x इज इक्वल टू 10। अब यहां से x निकाल ले, ठीक है। तो देख, इसमें जो करंट जा रहा है इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस, इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस बराबर होगा। तो इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस कितना है? 13x बराबर इसका करंट मान ले I2 इंटू इसका रेसिस्टेंस 7। तो I2 क्या आ जाएगा यहां से? I2 आ जाएगा तेरा 13x/7। देख 13x/7, देख 13x/7 नहीं समझ में आया, राशि को ले। अब समझ में आएगी नहीं? दोबारा कर दिया, अब राशि बोल बेटा। तूने अभी बोला कि पोटेंशियल होता है IR एंड पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो बागर बुद्धि इसमें x माना तो 13x, इसका पोटेंशियल हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस 13x/7 इंटू I2, 13x/7 इंटू I2, तो I2 बराबर आ जाएगा 13x/7, 13x/7। बागर बुद्धि। अब बोल, अब कितना बकलोल है तू खुद सोच, कितना बकलोल है तू खुद सोच। चल इधर देख, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। आ बताता हूं, मान ले ये रेसिस्टेंस तेरा कुछ है R, 8 ओम है मान ले, ये बेटा तेरा 12 ओम, ये तेरा 6 ओम, और ऐसे आ गया ये है 24 वोल्ट। अब क्या ही पूछ लेगा बेटा, नीट की औकात नहीं है इतनी, तुमसे यही पूछ लेगा बताओ इसमें करंट कितना जाएगा बताओ, ये I1 करंट पूछ लिया, बस ये पूछेगा, यही पूछेगा और क्या पूछेगा। या ये पूछेगा कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये बता दो। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि ये तुम्हारा पैरेलल है, तो 12 और 6 पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल रेसिस्टेंस जो हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट वो होता है 12 गुना 6/12 प्लस 6, तो 12 छक 72, 12 6 18, 4 ओम आएगा। ये दोनों हटा के तुम 4 ओम मान लो, 4 और 8 सीरीज में 12 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो करंट जाएगा ना EMF बटा R इक्विवेलेंट होगा, तो 24/12 2 एम्पियर का करंट जा रहा। अगर बेटा 2 एम्पियर का करंट है यहां से, तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा I इंटू R, 2 गुना 8 16 वोल्ट। अगर बेटा 24 में से 16 वोल्ट यहां ड्रॉप कर गया, तो पक्की बात है कि यहां से यहां का जो पोटेंशियल होगा ना वो इसका और इसका बराबर होगा, और दोनों जोड़ के भी उतना ही आएगा। तो दोनों जोड़ के जो आएगा वो 16 वोल्ट प्लस भी 24 होना चाहिए, तो 16 और 8 ये 8 वोल्ट आएगा। और अगर यहां पे 8 वोल्ट है तो पैरेलल में ये भी 8 वोल्ट होगा, टोटल भी 8 वोल्ट होगा। तो यहां पर जो करंट जाएगा I1 वो होगा 8/12, 8/12 मतलब 4 से कैंसिल करोगे 2/3 एम्पियर, खत्म कहानी, जाओ जी लो जिंदगी। कैसे आया? 2 मिनट तक सदमे से बाहर नहीं आ पाओगे अभी तुम।
2/3 इज करेक्ट आंसर। और भाई इससे ज्यादा मुश्किल सवाल आते ही नहीं नीट में रे। कराता हूं, अभी बहुत सारे सवाल कराऊंगा, चिंता मत कर। अरे यार पेट दर्द करने लगा। ओ हो। नहीं यार 2-3 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी। 2-3 दिन से प्रॉब्लम पता नहीं क्या हुआ है, ठंड लग गया है क्या लग गया है, अजीब सा पेट करता रहता है। और पेट की जो कंडीशन है वो खराब है, और कोई दिक्कत नहीं है। और पेट के कंडीशन की वजह से हल्का हल्का हेडेक होता है। हाँ नजर लग गया इसलिए क्लास में अब नहीं खाऊंगा मैं। होता है किसी को खाते हुए नजर लगा दो ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और तुम्हारा नजर भी वैसे भी सबसे गंदा नजर, नजर भी तुम्हारा इतना खराब, ओ माय गॉड बचाओ रे भगवान। तुम्हारा नजर भी तो एकदम गंदा है, प्रॉब्लम उसमें है। मान लीजिए 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 8 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है। तो तुम्हें बताना है इसमें करंट, इसमें करंट निकालो, है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अरे भाई साहब दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम्हारा नजर इतना खराब है, मैं क्या बताऊं, नजर गुजर लगा देते हो तुम। वेरी बैड नजर यू हैव, मतलब ये तेरी खासियत भी कह सकते हैं कि नजर ही नजरों में तुम आदमी को जला के राख कर दो, इतना गंदा नजर है तुम्हारा। नहीं नहीं बेटा, खैर हम लोग डॉक्टर बनेंगे तो आपका इलाज, नहीं नहीं बेटा धन्यवाद, आपने कहा इस बात से हम बहुत खुश हैं, दूरी बनाए रखिए प्लीज। आपसे इलाज नहीं कराना मुझे, नहीं 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 कुछ भी हो जाए आपसे इलाज नहीं कराना मुझे, बाप रे बाप, मेरी जिंदगी प्यारी है बेटा, आई लव माई लाइफ, यस। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, बाप रे, ना ना तुम पे भरोसा नहीं। देखो क्या होता है कि अपने लोगों ना अपनी अपनी दाल क्या है, अपनी मुर्गी दाल बराबर। भाई कुछ भी कर लूं, तुम पे भरोसा नहीं भाई साहब, ना ना तुम पे भरोसा नहीं, कभी भी नहीं, नेवर भरोसा ऑन यू, आई कांट डू भरोसा ऑन यू। चले करिए। घर पहुंच के इलाज करेगा, ऐसा दादागिरी है क्या? मेरा किडनी निकाल के बेच देंगे। IMR हम पे भरोसा काहे नहीं खे। चलिए इधर देख, तो सबसे पहले बेटा इस तरह के जिगजैग सवाल में आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें,
आप ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनको पैरेलल में जोड़ लेंगे। अगर बेटा आप इनको पैरेलल में जोड़ लेते हैं, बेटा असाइनमेंट की मैंने बात करी थी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल असाइनमेंट बनाया, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सारे कैपेसिटर के, इलेक्ट्रोस्टैट के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल मैंने बनाए, अच्छे सवाल, आपको करने में मजा आएगा। टोटल 90 के आसपास सवाल होगा, 80-90 के आसपास सवाल होगा। कल 12 बजे का टाइम मिला है मुझे, टाइपिंग करने में 90-90 सवाल टाइम लगता है, कल 12 बजे तक अपलोड करा दूंगा, है ना, मजा आ जाएगा, फिर सवाल प्रैक्टिस करना। तो ये दोनों पैरेलल में जोड़ोगे तो ये 2 ओम आ जाएगा क्या, क्योंकि 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में क्या आ जाएगा, 2 ओम, ठीक है। ये 2 और 8 क्या हो जाएगा, 10। तो यहां से और यहां से ये दोनों सीरीज में है, तो 2 और 10 और ये 2 पॉइंट और इस 2 पॉइंट में ये दोनों पैरेलल है, तो 10-10 होगा 5। तो आपका जो एक सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए आपका कुछ सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पे देखिए 20 वोल्ट, ये है 5 ओम और ये है आपका 5 ओम। ये 5 कहां से आया, 2 और 8, 2 10 और 10 पैरेलल में आ गया आपका 5। तो यहां पर जो अब करंट फ्लो करेगा आपका वो आ जाएगा 20 वोल्ट बटा 5 और 5 सीरीज में 10, तो 2 एम्पियर का करंट गया। कितने एम्पियर का करंट गया, 2 एम्पियर का। अब बेटा 2 एम्पियर का जो करंट जाएगा, तो जितना करंट यहां से निकला है ये पूरा, ये यहां जाके 2 हिस्से में बटेगा, एक ये और एक ये। इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10, ये भी 10, तो यहां पे जाएगा 1 एम्पियर और यहां पे भी जाएगा बेटा 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट यहां पे गया है तो 1 एम्पियर यहां पहुंचेगा और 1 एम्पियर यहां पहुंचेगा, तो टोटल 2 एम्पियर इसमें आएगा। सही बात है, 1 एम्पियर की वजह से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर, मतलब 10 वोल्ट। और यहां से जो 1 एम्पियर करंट गया, ये 1 एम्पियर करंट में इधर मान लो करंट तुम्हारा जाता है x, तो इस 3 ओम में डबल रेसिस्टेंस है, मतलब आधा रेसिस्टेंस है, तो 2x आएगा। 2x 3x बराबर 1, तो ये हो जाएगा बेटा 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 2/3 एम्पियर है। तो 2/3 एम्पियर यहां पे करंट जाएगा और यहां पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। क्या यही जवाब आपका आया है? 4/3 नहीं बेटा, 2/3, क्योंकि 1 एम्पियर से ही बटेगा ना, तो 4/3 1 एम्पियर से ज्यादा कैसे आ जाएगा, 2/3 आ रहा है। 4/3 आपने गलत निकाला है, 4/3 आपने गलत निकाला है। अब आइए सर्किट प्रॉब्लम समझते हैं, सर्किट एनालिसिस। अब सर्किट एनालिसिस में एक चीज समझिए, सबसे पहले आता है क्रिचॉप्स पॉइंट रूल। क्रिचॉप्स पॉइंट रूल, क्रिचॉप्स पॉइंट रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसमें किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट चला जाता है, इसमें किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट चला जाता है। दूसरा है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल, इसमें क्या होता है कि सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इन लूप इज 0, मतलब जिस पॉइंट से चले हो उसी पॉइंट पे पहुंचोगे तभी ये लूप होगा। तो क्लोज लूप में सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो एक रेसिस्टेंस बनाया हमने R और यहां पे एक बैटरी जोड़ी हमने E, तो ये कह रहा है सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज 0। मान लो ये करंट ऐसे जा रहा, ऐसे करंट आया, यहां पे पहुंच रहा है, करंट लूप में बह रहा है। अब ना मैं इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक चलता हूं एंटी क्लॉकवाइज चल के, ऐसे चलता हूं, करंट के अपोजिट जा रहा हूं, मैं यहां से चलता हूं और ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। तो चल, अगर मैं यहां से चलूं और यहां जाऊं, तो मैं कहीं से भी कहां पे जाऊं, मैं अगर करंट की डायरेक्शन में जाऊं या करंट के अपोजिट जाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस डंडे से इस डंडे पे जाऊंगा तो -E लिखूंगा, क्योंकि इसके पोटेंशियल से ये कितना पोटेंशियल होगा, -E होगा। हम यहां का पोटेंशियल नहीं लिखना, क्योंकि क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। तो तुम्हें यहां से चला, यहां है, यहां है, यहां है, बड़े से छोटे में जाओगे तो -E लिखोगे, फिर ऐसे 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 आए, फिर तुम यहां पे पहुंचे, फिर यहां पे पहुंचे, इधर जा रहे हो, करंट के अपोजिट जाओगे तो +I × R, फिर यहीं पे पहुंच गए तो बराबर 0। -E को इधर ले जाओगे, E बराबर आपका आ जाएगा IR, तो I बराबर आ गया E/R। तो यही तो किरचॉफ्स रूल है सर, चलने को किरचॉफ्स रूल कहते हैं, हाँ, क्लोज लूप में चलने को किरचॉफ्स रूल कहते हैं। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एक सवाल करते हैं ना, एक अच्छा सवाल करते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां पे रेसिस्टेंस है, यहां पे भी रेसिस्टेंस है, ये है आपका 2 ओम, यह आपका 8 ओम, यहां पे एक बैटरी लगा है, ऐसा ये बैटरी लगा है, एक बैटरी यहां पे ये लगा है, और ये आपका रेसिस्टेंस है ऐसा।
ये है आपका 4 ओम, और चलो 4 ओम में छोड़ दो। ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी और ये है 5 वोल्ट की बैटरी। तो ये 2 लूप नहीं बन गया ना, बन तो गया 2 लूप सर, 3 लूप बन गया इनफैक्ट, एक छोटा वाला ये लूप, एक बड़ा वाला ये लूप। हम जनरली करंट की डायरेक्शन बैटरी के, बड़े वाले बैटरी के बड़े डंडे से निकलते हुए कुछ मान लेते हैं। तो मान लो कि यहां पे करंट हमने आई माना, तो ये आई ऐसे आएगा, यहां पे आई जाएगा, यहां पे आई जाएगा, आई में से कुछ हिस्सा आगे चला गया I1, तो इसमें कितना चला जाएगा, इसमें चला जाएगा I माइनस I1। अब मुझे हर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्लोज लूप में चलो। अब बेटा सबसे पहले हम इस क्लोज लूप में चलते हैं, यहां से चलते हैं, ये करंट ऐसे गया था, कितना करंट गया था, आई गया था, यहां से चल के यहीं तक वापस आ जाते हैं। तो यहां से अगर तुम चलोगे तो करंट की डायरेक्शन में गए तो करंट आई, रेसिस्टेंस आर, तो -2I तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल को क्या करोगे, घटाओगे। तो इस करंट की डायरेक्शन में गए, पोटेंशियल घटा, फिर यहां आए, यहां से जब जा रहे हो तो बैटरी मिली तुम्हें 5 वोल्ट की, +5 यहां पहुंच गए, 5 से लोअर से बड़े डंडे पे जाओगे +10 इज इक्वल टू, तुम यहां पहुंच गए इज इक्वल टू 0। तो -2I को उधर भेज दो, 15 बराबर 2I, तो I बराबर आ गया तेरा 7.5 एम्पियर। आंसर खत्म। तो बहुत इजी है, हाँ आई आ गया 7.5 एम्पियर। मान लो तुम इस क्लोज लूप में चलते हो और मान लो यहां से या यहां से ऐसे, यहां से ऐसे आते हो तुम, यहां से चलो, तो ये जो करंट आया I1 ऐसे जाएगा, हाँ सर I1 ऐसे जाएगा, यहां से चलो, यहां से चल के यहीं पहुंचना है, तो 4I1 माइनस में, करंट की डायरेक्शन में हमेशा माइनस होता है, पोटेंशियल माइनस में, फिर बड़े से छोटे डंडे पे जा रहे हो तो -5, फिर यहां का करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो -8I1 इज इक्वल टू 0। 4I1 8I1 12I1 को इधर ले जाओ, -5 बराबर 12I1, तो I1 आ जाएगा बेटा -5/12। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर आपने करंट बनाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। दैट्स इट, खत्म, ये आंसर आ गया। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने I1 ऐसे माना है लेकिन I1 उल्टा फ्लो कर रहा है एक्चुअल में, बस हो गया। तो सर ये 7.5 है, यहां से 7.5 आएगा और यहां पे उल्टा आ रहा है तुम्हारा वो -5/12, तो 5/12 एक्चुअल में ऐसे आएगा, तो यहां से 5/12, यहां से 7.5, दोनों जुड़ के इधर चला जाएगा। और अगर I1 की वैल्यू तुम रखोगे भी -5/12, I1 की वैल्यू माइनस रखोगे, माइनस पहले से, तो दोनों ऐड होकर करंट इधर जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं एकदम। यही तो है किरचॉफ्स लूप रूल, यही है बस, इसमें और कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं इसमें, किरचॉफ्स लूप रूल यही है, किरचॉफ्स लूप रूल यही है। तो इसको एमआर स्टार से कर लिया जाए क्या, देखो माइनस का सिग्निफिकेंस समझ में आया, इसको एमआर स्टार से कर लिया जाए क्या, एमआर स्टार से कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं एमआर स्टार से कैसे कर सकते हैं। बाकी चीज हमने लिख ली है पहले, इसको मिटा देते हैं। एमआर स्टार से कैसे कर सकते हैं, एमआर स्टार से सबको हटाओ, कोई ये बकलोली करने की जरूरत नहीं, सब मिटा दो, कोई करंट वरेंट लिखने की जरूरत नहीं, सब मिटा दो, सब मिटा दो, सबको भगा दो, सब मिटा दो, सब मिटा दो, सबको भगा दो, सिंपल ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 5 वोल्ट है। अब तुम किसी भी एक पॉइंट पे पूरे सर्किट में 0 वोल्ट मान सकते हो, तो तुम यहां पे 0 वोल्ट मान लो। क्यों सर यहां क्यों माने, क्योंकि अगर यहां 0 है तो तुम यहां का पोटेंशियल नहीं बता सकते, यहां 0 है तो यहां का पोटेंशियल नहीं बता सकते, क्योंकि करंट पता नहीं है, रेसिस्टेंस पता है बस। लेकिन बैटरी में 0 यहां है, तो 0 में 5 वोल्ट ऐड करोगे तो बड़े टर्मिनल का पोटेंशियल मिलेगा, ये 5 वोल्ट है। और ये अगर 5 है तो इसमें 10 ऐड करोगे तो तुम यहां पहुंच जाओगे, तो 5 में लोअर से बड़े पर जाओगे, 10 ऐड करोगे, 5 10 15, तो 15 वोल्ट ये हो जाएगा। तो 15 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ करंट जाएगा तेरा I1, 15/2 7.5 एम्पियर। आंसर यही तो आया था। और ये 5 है बेटा, ये 5 है और ये 0 है, तो 5 और ये 0 के बीच में ऐसे करंट जाएगा, ये 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, 5 से करंट आपका जाएगा I बराबर I1 मान लो 5 माइनस 0 बटा, ये 5 वोल्ट ये 0 वोल्ट, 8 4 12, तो I1 आ जाएगा तेरा 5/12 वोल्ट। कितने लोगों ने ऐसे किया होगा, ये 5/12 तुमने ऐसे माना है, तो सही तो ये 5/12 आएगा, और इधर से तुम्हारा इधर आया, दोनों मिलकर इधर जाएगा। बोलो मजा आया। बोलो मजा आया। 6 3 ओम, 6 + 3 ओम तो 8 हुआ ना,
फिर 2 कैसे, 6 3 8 हुआ, 6 3 ओम 8 हुआ, 6 3 8 हुआ, कैसे, फिर 2 कैसे, तो 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 गुना 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो 6 गुना 3 18 बटा 6 3 9, 18 बटा 9, 18 बटा 9 2 ओम हो गया। कौन से नशे में हो बेटा, ये कौन है ये, नजरीन खान। यार इन तो लड़कियों का समझ नहीं आता दिमाग कहां होता है। कहां दिमाग रख के आती समझ नहीं आता। चलिए तो देख, बहुत बढ़िया सवाल कराया था, कैपेसिटर पे भी बेस्ड होता है ये, और इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्या, जैसे मान लो ये रेसिस्टेंस है बेटा R1, यहां का पोटेंशियल है तुम्हारा V1, ये रेसिस्टेंस R2, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, ये रेसिस्टेंस R3, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V3, तो इस पॉइंट का कॉमन पोटेंशियल बताइए क्या होगा। ऐसी बात नहीं है, लड़कियों के पास दिमाग होता है और लड़कों से ज्यादा होता है। इवन टॉप सिर्फ लड़कियां ही करती है, लेकिन कुछ लड़कियां बायो ज्यादा होती है बस, है ना, मजाक कर रहा था बेटा मैं, आई एम सॉरी। हाँ आगे कमेंट में कूद गए, बेवकूफ कहीं के। अपना देख ले पहले। अपना देख ले पहले, फिर दूसरे की बात करना। ठीक है, चलो। फिजिक्स में टोटल कितने लॉ है, लॉ तो 6 टोटल लॉ है। चलिए चलिए यहां पे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। अभी मैं अगर लक्ष्य बेस का रिजल्ट निकलवाऊं ना, तो उसके टॉप 10 में ना 6 से 7 लड़कियां होंगी, मुझे पता है ये बात। चलिए देखिए ध्यान से, तो कैपेसिटर वाला ना केस बड़ा आसान होता है। यहां पे जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। आसान होता है, आसान होता है ना। ठीक है, अब यहां पे जो कॉमन पोटेंशियल है उसको अगर निकालोगे VC बराबर, तो आएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका याद है आपको? ये थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल होता है। कैसे निकालेंगे? V1 बाई R1, V1 बाई R1, V2 बाई R2, इस तरीके से निकालते हैं। चलिए ये सर्किट बेस्ड सवाल देखिए एक बार। मान लीजिए इस तरह का सवाल है, तो मैंने तुम्हें ना 2-4 मेथड बताए थे, 2-4 इंपॉर्टेंट एक तरीका बताया था सर्किट के सवाल को सॉल्व करने का। मैंने पहला मेथड ये बताया था कि देखो बेटा, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लूप देखते हो, तो पहले सवाल को ध्यान से देखो और उसमें पहचानो कौन से लूप में, कौन से लूप में, मतलब कोई ऐसा लूप तो नहीं है जिसमें एक में बैटरी लगा बस। आइए थोड़ा खाना पीने की व्यवस्था आ गई है तो खा पी ले जाए। है कि नहीं? है कि नहीं? जब आएंगे खाने पीने की व्यवस्था तो खा लिया जाए। चलिए ये मान लीजिए 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। तो सर्किट को देख के
खा खा कर बैगन हो गया वो, तो मैं तो कम से कम खा खा के बैगन हो गया, तू तो बिना खाए बैगन हो गया, तो इससे अच्छा है कि मैं खा के बैगन हो जाऊं। बता। अच्छा है ना। कम से कम मैं खा खा के तो बैगन हो जाऊं ना। चल इधर देख, तो बिना खाए बैगन हो गया है, इससे अच्छा है कि मैं खा के बैगन हो जाऊं। चल देख यहाँ पे ध्यान से देख। तो पहला टाइप बेटा इस तरह के सवाल का होता है, ये बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। एक टाइप तो बेटा इस तरह के सवाल का होता है जिसमें एक बैटरी और बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे होंगे। एक बैटरी और बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से सॉल्व करोगे। एक बैटरी बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि बहुत सारे बैटरी है लेकिन एक लूप ऐसा है जिसके एक वायर में सिर्फ बैटरी है, तो उसको करना बहुत आसान हो जाएगा। उसको करना बहुत आसान हो जाएगा। पर कैसे? यहां पे पोटेंशियल हम 0 वोल्ट मान लेंगे बेटा। यहां पे अगर 0 वोल्ट मान लिया तो यहां पे हो जाएगा बेटा +5 वोल्ट, यहां पे हो जाएगा आपका +5 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है तो यहां पे हो जाएगा +10 वोल्ट, और ये अगर 0 है तो यहां पे हो जाएगा +20 वोल्ट, तो ये हो गया +20 वोल्ट। ये +20 और ये 10, तो डिफरेंस कितना हो गया? 20 और 10 का डिफरेंस हो गया आपका 10 डिफरेंस हो गया 10 एंपियर है, तो यहां पे करंट जाएगा 10/10 1 एंपियर। और ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो डिफरेंस आ गया तेरा 5 वोल्ट का, रेसिस्टेंस 5 एंपियर, तो इधर भी करंट जाएगा तेरा 1 एंपियर। मतलब इधर से आया 1 एंपियर, इधर गया 1 एंपियर, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 0। इसमें करंट कितना जाएगा? 0, क्योंकि भाई साहब पॉइंट रूल तो वैलिड होगा ना। यहां से आया तेरा 1 एंपियर, यहां गया 1 एंपियर, तो इसमें जाएगा 0। क्लियर है क्या? हाँ, फिर यहां से आया तुम्हारा 1 एंपियर, ये 1 यहां चला जाएगा, ये पूरा 1 एंपियर ही घूमेगा इसमें। भाई साहब यहां से आया 1, यहां गया 1, तो लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ पे 10 है, तो कोई रेसिस्टेंस थोड़ी ना कि करंट फ्लो कर जाएगा। रेसिस्टेंस होता तब तो करंट फ्लो करता, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वजह से आया है। क्लियर है क्या? अब एक सवाल ऐसे भी हो सकता है, ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। क्या? मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो यहां पे पोटेंशियल आप कुछ 0 वोल्ट मान लीजिए। जैसे आप यहां पे 0 वोल्ट मानेंगे तो इस वायर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका हो जाएगा 0 वोल्ट, यहां पे हो जाएगा आपका 0 वोल्ट। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे आ जाएगा +10 वोल्ट। मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इधर तुम्हारा 0 वोल्ट है, तो इसके कंपेयर में यहां पे 20 वोल्ट कम होगा, तो ये आ जाएगा -20 वोल्ट। तो -20 वोल्ट +10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, यहां पे V निकाल लीजिए। V कैसे निकलेगा? तो V निकलेगा -20/R1 -20/R1 प्लस 10/R2 10/R2 और ये 0/R3 प्लस 0/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कुछ इस तरीके से आपका निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट समझते हैं बल्ब के बारे में। तो अब बल्ब क्या होता है? सबसे पहले पावर समझते हैं। पावर लॉस अक्रॉस रेसिस्टेंस, पावर लॉस अक्रॉस रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में पावर लॉस का कंसेप्ट कैसे समझा जाए? जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है? रेसिस्टेंस है, और इसमें करंट जा रहा है I, तो इसमें जो पावर लॉस होगा वो होगा, पावर लॉस होता है एनर्जी ड्रॉप पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जो पावर लॉस होता है, हीट लॉस पर सेकेंड, हीट लॉस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जो हीट लॉस होता है वो आप लिख सकते हैं I² × R, या आप लिख सकते हैं I × V, या लिख सकते हैं आप V²/R। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूला वैलिड है। तो हीट लॉस कितना हो जाएगा इन T टाइम? तो I² R × T, या हो जाएगा VIT, या हो जाएगा V²/R × T। अब ये पावर लॉस का फॉर्मूला किसी सवाल में कौन सा लगाओगे? अगर तुम कहीं पे करंट कंपेयर कर पा रहे हो या करंट कैलकुलेट कर पा रहे हो तो I² R लगाओ, लेकिन तुम कहीं पे वोल्टेज आसानी से देख पा रहे हो, वोल्टेज कैलकुलेट कर पा रहे हो तो V²/R लगाओ। ये दोनों फॉर्मूले में से कौन लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पता है। जैसे
मान लीजिए कि यहां पे हमें एक रेसिस्टेंस पता है 8 ओम और ये रेसिस्टेंस पता है बेटा 2 ओम और यहां पे हमने एक बैटरी लगा दिया है 20 वोल्ट का। अब हमसे पूछा है कि इसमें और इसमें पावर ड्रॉप का रेशियो बताओ क्या होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं P1 बाई जो P2 होगा, इसमें जो करंट जाएगा दोनों में सेम जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू इसका रेसिस्टेंस R1 बटा आई स्क्वायर इंटू R2। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कटेगा, 8/2 इंटू 4:1। तो जो भी पावर ड्रॉप आएगा पहले में 4 गुना पावर ड्रॉप आएगा दूसरे के कंपेयर में। अब ये हम निकाल के भी आपको दिखा देते हैं, कैसे निकाल के दिखाएंगे। तो करंट बराबर होता है वोल्टेज 20/R इक्विवेलेंट, 20/8 और 2 10, 0 से 0 कटेगा, 2 एंपियर करंट जा रहा। तो यहां पर जो पावर लॉस होगा, करंट अगर 2 है तो P हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू 8, तो 8 चौक 32 वाट। और P2 हो जाएगा बेटा 2 का होल स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 वाट। तो रेशियो निकाल ले, बता आया कि नहीं आया। तो करंट का कंपैरिजन हम देख सकते हैं, करंट हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो उससे पावर का रेशियो निकल जाएगा। अब मान लो ऐसा सवाल है, ये रेसिस्टेंस है तुम्हारा R1 2 और ये रेसिस्टेंस है बेटा R2 4 ओम और इसको मैंने 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो obvious सी बात है, दोनों में अगर मैं पावर ड्रॉप का रेशियो देखूं, इसमें P1 और इसमें P2 देखूं, तो मैं देख सकता हूं कि P1 बाई P2 इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। ये होगा 4/2, मतलब 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। अब एग्जैक्टली अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो P1 कैलकुलेट कर सकते हो V स्क्वायर बाई R1 से, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वोल्टेज तुम्हें 5 वोल्ट बताए। तो 5 का होल स्क्वायर 25 बटा रेसिस्टेंस R1 2, 25/2 आएगा। और P2 आएगा तेरा V स्क्वायर बाई R2, V बोल 5 का होल स्क्वायर 25/4 ओम। तो देखो ये 25/4, ये 25/2 है। बता इसमें ज्यादा नहीं हुआ, 25/2 है ये। क्या P1 इज ग्रेटर देन P2 है? तो डिपेंड करता है कि तुम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हो। अगर तुम करंट कंपेयर कर पा रहे हो, करंट को कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, करंट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और दूसरी बात, ये जो पावर होता है ना बेटा, वो एक्चुअल में है एनर्जी पर सेकेंड। पावर क्या है? पावर होता है एनर्जी लॉस पर सेकेंड, हीट एनर्जी लॉस पर सेकेंड, एनर्जी लॉस पर सेकेंड। और जब ये एनर्जी लॉस पर सेकेंड है तो ये स्केलर हुआ। हाँ, तो पावर का कोई नॉर्मल एडिशन मतलब स्पेशल एडिशन नहीं होता है, पावर का सिंपल एडिशन होता है। टोटल कंज्यूम्ड पावर इज इक्वल टू स्केलर सम P1 प्लस P2 प्लस P3। इसमें सारे पावर का सम होता है, चाहे वो सीरीज में लगा हो या पैरेलल में लगा हो, क्योंकि एक्चुअल में जो पावर ड्रॉप होता है वो सारे ही रेसिस्टेंस में जो पावर ड्रॉप हुआ है उस सब का सम होगा, उस सब का सम होगा। ऐसा नहीं, मान लो यहां पे एक रेसिस्टेंस मैंने लगाया, यहां पे रेसिस्टेंस लगाया, यहां पे रेसिस्टेंस लगाया, ठीक। ऐसे एक सर्किट है, इसमें करंट आई जा रहा है ना, 2 एंपियर मान लो करंट आ रहा, ठीक है भाई, 2 एंपियर करंट आ रहा। ये तेरा 3 ओम है, ये तेरा 4 ओम है, ये तेरा 8 ओम है। चलो आई करंट आ रहा, करंट हमें नहीं पता, ठीक है ना, करंट हमें नहीं पता। ये सर्किट है 8 4 12 और नीचे 3 है। इफ power drop in 4 ohm is 32 watt, then total power loss in circuit, total power loss in circuit। अब करो, अच्छा सवाल है ना, हीटर वाले में कोई डाउट नहीं है। पैरेलल में हीटर जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ेंगे तो उल्टा काम हो जाता है। कोई हीटर में एक हीटर T1 टाइम ले रहा है, एक हीटर अगर T1 टाइम ले रहा है, सीरीज में जोड़ोगे तो दोनों हीटर मिला के ज्यादा टाइम लेगा, T1 प्लस T2, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर। और पैरेलल में जोड़ोगे तो कम टाइम लेगा, T इज इक्वल टू T1 T2 बटा T1 प्लस T2। रख लो, बहुत इजी है ये। बताओ, आंसर बताओ। बताओ, बताइए प्लीज।
सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें पावर लॉस कहां पता है, इसमें पता है, तो वहां पे हम करंट निकाल सकते हैं। करंट होता है आई स्क्वायर, आर होता है पावर, तो आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू में 4 पता है, ये 32 है, तो 8 चौक 32। अरे यार रुक 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 रुक, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, नहीं हो रहा कॉम्प्लिकेटेड। आई स्क्वायर आर है ना, फिर √8 तो 2√2 हो जाएगा यार, मुश्किल हो जाएगा। चल कर ले, अब तो कर लिया तो कर ले। आई बराबर √8 मतलब ये 2√2 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है और करंट जा रहा है यहां पे 2√2। तो 4 और 8 सीरीज में कितना बना, 12, और 12 से कितना कम है, 3, 4 गुना कम है, 4 गुना कम है। तो यहां पर जो करंट जाएगा 4 टाइम्स 2√2 जाएगा, मतलब हो जाएगा 4 गुना 8√2, 8√2। तो यहां पे तो 32 और, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे पावर P2 हो जाएगा आई स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर इंटू 8, तो 2 का उसका 4 गुना 8, 8 इंटू 8 64 वाट। और यहां पे जो पावर आएगा P3 8√2 का होल स्क्वायर, मतलब 64 गुना 2 गुना 3 आई स्क्वायर आर, 64 गुना 3 गुना 6, 64 गुना 6, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 36 37 38 384। सही है, सही है। तो टोटल पावर जो लॉस होगा पूरे सर्किट में वो होगा 384 प्लस 64 प्लस 32। जोड़ोगे 4 4 8 और 2 10 के हासिल 0, 6 3 9 9 8 17, 17 के साथ हासिल 1, 3 और 1 4, 470। नहीं यार 1 मिनट, हाँ तो 200, देखो 4 4 8 और 2 10 के हासिल 0, 0 हासिल 2, 1 1 जाएगा 1, सॉरी 6 3 9 9 और 1 10, 10 8 18, तो 8 हासिल 1, हाँ ठीक है, तो 480 वाट आएगा। 4, अरे भाई साहब कितना तेज हो रहे हो, सब के सब निकाल दिया, वाह बेटे वाह, मौज कर दी तुमने। 480 वाट इज योर करेक्ट आंसर। बल्ब क्या होता है भाई साहब, बल्ब समझते हैं एक बार। बल्ब क्या होता है, बल्ब इज नथिंग बट प्योर रेसिस्टेंस, प्योर रेसिस्टेंस। बल्ब इज नथिंग बट प्योर रेसिस्टेंस। सर प्योर रेसिस्टेंस मतलब जैसे तुम बल्ब खरीद के लाते हो तो उसमें क्या मेंशन होता है, उसमें मेंशन होता है P रेटेड ऑन V रेटेड। इसका मतलब यह है कि ये कंज्यूम, मतलब रेटेड पावर इतने रेटेड वोल्टेज सप्लाई पर आएगा। मैक्सिमम वोल्टेज तुम जो दे सकते हो ना, मैक्सिमम वोल्टेज जो दे सकते हो ना वो रेटेड वोल्टेज होता है, इतना मैक्सिमम वोल्टेज आप दे सकते हो। और इस मैक्सिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर ड्रॉप होगा, मैक्सिमम पावर ड्रॉप होगा। इस मैक्सिमम पावर वोल्टेज पे, इस मैक्सिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर ड्रॉप होगा। इससे कम वोल्टेज दोगे कम पावर जाएगा, ज्यादा वोल्टेज दोगे फूट जाएगा, और रेसिस्टेंस हो जाएगा V रेटेड का होल स्क्वायर बट्टा P रेटेड, V रेटेड का होल स्क्वायर बट्टा P रेटेड। ये रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब है। अब कहीं पे भी तुम बल्ब लगाओ, कहीं पे भी तुमने बल्ब लगाया, मान लो यही बल्ब तूने लगाया, ये बल्ब तूने लगाया, और यहां पे सप्लाई वोल्टेज तूने दिया V सप्लाई, तो हमें ये पावर वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, हमें रेसिस्टेंस से मतलब है, बल्ब के रेसिस्टेंस से मतलब। ये रेसिस्टेंस होगा बल्ब का। अब ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा। हाँ सर, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब लिख सकते हैं V रेटेड का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। तो VS का होल स्क्वायर पहले से आएगा, V रेटेड का होल स्क्वायर इंटू यहां पे आ जाएगा P रेटेड। तो बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा उसका फॉर्मूला होता है सप्लाई वोल्टेज बटा रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर इंटू P ऑफ रेटेड। मान लो कि सप्लाई वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम है तो कट जाएगा, तो कंज्यूम पावर रेटेड के बराबर आएगा। मान लो तेरा सप्लाई कम है और रेटेड ज्यादा था, मतलब कम सप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो कंज्यूम पावर रेटेड से कम आएगा। और मान लो सप्लाई तूने ज्यादा कर दिया, रेटेड कम है, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। लो भैया, तो ये क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, ये चीजें पता है। ये बल्ब मान लो तूने 3 बल्ब पैरेलल में सीरीज में लगाए, तो तुम्हारा जो इस बल्ब का पावर है ना P1 वो कंज्यूम नहीं कर रहा, एक्चुअल में ये रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है। ये रेटेड पावर है V2, रेटेड वोल्टेज है V, रेटेड पावर है P3, रेटेड वोल्टेज है V। रेटेड पावर है P3,
और रेटेड वोल्टेज है V, और यहां पे सप्लाई तूने V दिया। अब ये रेटेड वोल्टेज V है और सप्लाई तूने V दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसी V में से तीनों में बटेगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो यहां पे जो V1 आएगा V से कम आएगा, V2 आएगा V से कम आएगा, V3 भी V से कम आएगा। तो यहां पे कंज्यूम पावर P1 नहीं आएगा, P से कम आएगा। तो यहां पे टोटल कंज्यूम पावर का फॉर्मूला होता है P कंज्यूम 1 upon P consume is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3। पैरेलल जैसे ऐड होता है, लेकिन ये पैरेलल जैसे जो बेटा ऐड हुआ है, इसमें एक चीज आप समझिए, एक चीज समझिए, ये P1 कंज्यूम पावर नहीं था, ये तो इसका रेटेड पावर इतना तो कंज्यूम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ऑब्वियस सी बात है सप्लाई V है, तो यहां पे V1 V से कम आएगा। हाँ, कम आएगा सर, और यहां पे रेटेड V है, अब सप्लाई जो हो रहा है वो V1 हो रहा है, वो V से कम है, तो ये कंज्यूम पावर P1 से कम करेगा। तो 1 upon P1 1 upon P2 1 upon P3 रेटेड पावर का कॉम्बिनेशन आता है, ये कंज्यूम पावर आएगा। समझ गए? अच्छा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या तुम्हारा सब में करंट सेम होगा? हाँ सर, करंट तो सब में सेम जाएगा। तो अगर मैं कंज्यूम पावर लिखूं तो क्या कंज्यूम पावर लिखूंगा I स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो तीनों में क्या सेम होगा, वोल्टेज की करंट, सर तीनों में करंट सेम होगा। ठीक है, तो अगर करंट सेम होगा तो भले ही ये रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर है, लेकिन रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर किस लिए दिया जाता है? रेसिस्टेंस निकालने के लिए। रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर किस लिए दिया जाता है? रेसिस्टेंस निकालने के लिए, उसका कोई और औचित्य नहीं है। तो ठीक है, अगर करंट सेम है तो क्या कंज्यूम पावर को लिख सकता हूं मैं I स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब? हाँ सर। अब बताओ, I स्क्वायर सब में सेम जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा P रेटेड। अब एक बड़ा आश्चर्यजनक रिलेशन है जो बच्चा पूरा कंफ्यूज होता है जब पहली बार पढ़ता है, लेकिन अगर तूने दूसरी बार पढ़ा है तो ध्यान से देख, जो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा सब में करंट सेम है, सबका रेटेड वोल्टेज सेम है। हाँ, तो ये पूरा टर्म सेम आ गया। तो जो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा वो रेटेड पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान ले कि 3 बल्ब तूने लगाया, ये है 25 वाट, ये है 50 वाट और ये है 100 वाट, और तीनों को तूने लगा दिया सीरीज में। पता है सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? B1 सबसे ज्यादा चमकेगा B2 से, और सबसे कम चमकेगा B3 जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। ये B3 सबसे कम चमकेगा, हालांकि रेटेड पावर सबसे ज्यादा इसका, लेकिन चमक सबसे कम होगी। और वैसे भी सब में करंट सेम जा रहा है, करंट सेम जाता है तो पावर रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और सबसे कम रेसिस्टेंस किसका है? सबसे कम इसका रेसिस्टेंस है, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब P स्क्वायर बाई V स्क्वायर बाई P रेटेड होता है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में सिंपल सम होता है। पैरेलल में क्या होता है? सिंपल सम होता है। देखो पैरेलल में क्या होता है? सिंपल सम होता है। ये वोल्टेज है, ये बल्ब है B1, ये बल्ब है B2, ये बल्ब है B3। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए, धन्यवाद। मुझे किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो यहां पे आज की कहानी खत्म करते हैं। बाकी चीज आप थोड़ा सा खुद रिवाइज कर लीजिए। पोटेंशियोमीटर वायर बचा है, थोड़ा बहुत नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, चलिए बाय, धन्यवाद।